शुरू होता है योगाहार का, जिसमें हम संजीवनी ग्रुप के सदस्य जो है हम सबका लगातार मार्गदर्शन दे रहे हैं। और अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के आदरणीय चीफ गेस्ट आदरणीय संदीप जी और उनकी पूरी टीम को सम्मान के साथ मंच पे आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबको अपना मार्गदर्शन जो आज हमारा 5-6 दिन से लगातार चल रहा है, और योगाहार में आपका पुनः स्वागत, वंदन, नमन। आप आइए और हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। धन्यवाद मुनीलाल भाई जी, धन्यवाद सभी परिवारजनों, सुप्रभात। बहुत ही बढ़िया, एक अच्छे योग सत्र के बाद जब ज्ञान सत्र शुरू होता है तो हम लोग बोलते हैं ना, ज्ञान, ध्यान और गान, बस तीनों चीजें एक साथ एक जगह सुबह सुबह मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या है ना। इतना मजा आता है देख करके। तो योगाहार के साथ साथ अच्छा स्वस्थ पोषण युक्त आहार, दोनों की बातें पिछले 6-7 दिनों से चल रही हैं। उसी श्रृंखला में हम लोग अमृत कृषि के बारे में बात कर रहे हैं। अमृत कृषि यानी जहाँ पे मिट्टी, धरती माँ सदैव जीवित रहे, जिनके अंदर हमेशा जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु, माइक्रोब्स जो हम अंग्रेजी में कहते हैं, उनके साथ हम लोग आगे बढ़ सके। तो इस पे बहुत सारी चर्चा हो चुकी है और मैंने अभी तक सारी फिल्म्स जो मैंने दिखाई थी उसके साथ कल जो हम लोग चर्चा की थी पोषण वाटिका की, गंगम्मा मंडल की, उसके नोट्स भी रंजना बेन जी के पास मैंने भेज दिए हैं। सब अंग्रेजी में है, एक एक पेज वाले हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। उसको हम लोग कोशिश करें उसको हिंदी में जल्दी परिवर्तित करके उसको भी आपके साथ बांट सकें। और कल जब हम लोग बात कर रहे थे तो कल सुबह से हमारा सत्र शुरू हुआ था कि जब हमारी अमृत जल बन जाता है, अमृत मिट्टी बन जाती है, या दोनों के बीच की जो प्रक्रिया 6 महीने का समय होता है, इस दौरान हम लोग कैसे अब इसको प्रक्रिया को आगे अपने खेती में जोड़ सके, तुरंत उसका लाभ ले सके। रोशन लाल भाई ने हाथ खड़ा किया, कुछ पूछना चाहते हैं तो अभी बात कर लेते हैं जी। कल एक्चुअली में कल आपने मुझे कुछ कहा था, मैं उस समय कहीं और निकल गया था, तो वो प्रश्न मतलब कुछ प्रश्न था आपका, तो मैं सुन नहीं पाया था। तो और दूसरी चीज एक दिशा के बारे में बात हो रही थी कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए फसल जब हम बोते हैं, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हम जब भी फसल बुआई करते हैं तो फसल का जो डायरेक्शन हमारा होता है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है, मतलब पूर्व से पश्चिम में हमको बोना चाहिए। उसके पीछे ये है कि जब हमारा सूर्य निकलता है, तो सूर्य निकलता है तो अगर हम साउथ टू नॉर्थ टू साउथ बोते हैं तो लाइन के बीच में जो जगह है उस गैप के ऊपर लाइट पड़ेगा और उस लाइट का उपयोग। पर जब हम ईस्ट टू वेस्ट हम जब बुआई करते हैं तो उससे पूरी फसल के ऊपर हमारा लाइट, जब तक हमारा जो सूर्य हमारा उत्तर मतलब दक्षिणायन सामान्यतः रहता है, तो वो पूरा का पूरा लाइट हमारी फसल के ऊपर हमेशा पड़ता है। तो लाइट का पूरा उपयोग होता है, फोटोसिंथेसिस रेट ज्यादा होता है, नहीं तो वो खाली जगह पे लाइट पड़ता है जिसका पूरा उपयोग नहीं होता। तो एक क्लियरिटी। दूसरा क्या प्रश्न था वो मैं सुन नहीं पाया था जी। जी, बस वही कंफर्मेशन आपसे चाहिए था कि ईस्ट से वेस्ट कतार होनी चाहिए, है ना। अगर एक खेत ऐसा है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये सॉरी साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये ऐसी कतार ऐसी होनी चाहिए ईस्ट से वेस्ट, ताकि सूरज जो है दक्षिण से घूमते जब आए तो सभी स्टेम्स के ऊपर अपने बिल्कुल वही कंफर्मेशन में आपसे चाह रहा था। फिर हम लोगों ने क्या किया था, उसके बाद वीडियो एक छोटा सा दिखाया था, जिसमें एक वीडियो में व्यक्ति जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट की कतार में कैसे उसको ज्यादा से ज्यादा हर वक्त अलग अलग समय पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये कंफर्मेशन आपसे बस, क्योंकि वैज्ञानिक के स्तर पे आप हमसे ज्यादा ज्ञानी है, ज्यादा अनुभवी है, तो आपने जरूर इसका प्रयोग किया, इसलिए बात था सर। बस बहुत धन्यवाद, आपने कंफर्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक सवाल था जिसमें आपसे कंफर्मेशन चाह रहा था, जो कि हम लोग का अपना अनुभव रहा और अमृत कृषि में इसको हमेशा फॉलो करते हैं कि सर्दियों में पौधों को ज्यादा इरिगेशन लगती है, गर्मियों में कम इरिगेशन लगती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर सर्दियों में। तो उसके बारे में तो फिर आपकी तरफ से जवाब नहीं आया था, तो मैंने एक्सप्लेनेशन किया था कैसे शरीर के साथ उसका अनुभव बताया था कि जैसे सर्दियों में हमारी त्वचा जल्दी सूख जाती है, जबकि हम लोगों को लगता है कि
हमें पानी की जरूरत नहीं है। तो सर्दियों में अंदर पानी मेटाबॉलिज्म के रेट बढ़ाने के लिए, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है ठंड से बचने के लिए, तो मेटाबॉलिज्म के लिए ज्यादा खाना, ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। वही चीज को एक दफे वापस आपके साथ अनुभव बांट रहे थे, तो आपसे कंफर्मेशन चाह रहे थे वापस फिर से। उस वक्त आपका जवाब नहीं आया, तो फिर हम लोग थोड़ा देर के लिए आगे बढ़ गए थे। तीसरी बात थी, अगर पौधों को, अगर आपको सेंसर लगाना है अपने खेत में, पानी मॉइस्चर लेवल, नमी है कि नहीं, तो क्रोटन के पौधे जगह जगह लगा दीजिए। क्रोटन की पत्ती जब तोड़ेंगे शाम को, अगर उसमें से पानी टपक रहा है तो मॉइस्चर लेवल अच्छा है, तुरंत पता चल जाता है। नहीं टपक रहा तो तुरंत आपको पानी देने की आवश्यकता। ऐसे कुछ तकनीकें, छोटी 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 छोटी, ये सभी अनुभव के आधार पर बनाया हुआ ज्ञान बना पिछले 50 वर्षों में। आप सभी साथियों से ये जरूर निवेदन करूंगा कि आप लोग सर्व सुख सहाय जो किताब है आदरणीय दाभोलकर साहब की, दाभोलकर जी की, श्रीपाद दाभोलकर जी की, वो जरूर लें। अंग्रेजी में प्लेंटी फॉर ऑल है। शुरू में जब उसे पढ़ेंगे एक बार थोड़ा कंफ्यूज होगी। शरद वर्मा साहब ने हाथ उठाए। जी सर, बताइए। शरद भाई आपने हाथ उठाया। सर जी 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 बताइए। सर, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे कल आपने जो ज्ञान गंगा के माध्यम से जो हम लोगों को वाटिका बताई, जी जी, वैसे कोई किसान की वाटिका भी शायद होगी, तो वो देखने को मिलेगी क्या? हाँ हाँ, बहुत है। मतलब एक जमाने बताया तो सही मैंने कि 10 से 15 साल पहले, 15 साल पहले से लेके 10 साल के पहले के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने हम लोगों से प्रशिक्षण लेके ऑलमोस्ट जगह जगह हम लोगों ने जितना उनका आंकड़ा देखा था, तो 2 लाख जगह पोषण वाटिका बनाई थी। नहीं, अभी मुआवजा में मुझे थोड़ा पता करना पड़ेगा निश्चित रूप से। देखिए, और कहीं ना हो तो हरदा में दीपक भाई के गांव में, उनके खेत में तो होगी ही होगी, पहली बात। नहीं, अभी कोई किसान के यहाँ पे लगी हुई है क्या सर? हाँ, मैं पता करके आपको बता सकता हूँ, क्योंकि हमारी 4 टीम थी, बाद में 6 हो गई थी, मध्य प्रदेश में काम करती थी। अब मैं भी उनके साथ संपर्क में नहीं हूँ 10 साल से। उनके साथ बात करेंगे तो बता देंगे मुझे। देख के आना चाहते हैं सर। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ आपकी बात। मैं वही बार बार आपसे कह रहा हूँ, एक ही बात कह रहा हूँ कि 10 साल से मैं उन टीमों के संपर्क में नहीं हूँ, क्योंकि मैं बाद में वहां से निकल आया था, मुंबई छोड़ने का मन था, छोड़ दिया और दूसरे कामों में चला आया। तो उनसे बात करके आपको बता दूंगा। ठीक है, आज का शुरुआत करें। कल फिर बने भाई जी ने बोला था कि आज हम लोग नर्सरी के बारे में जरूर बात करें। जी, तो नर्सरी यानी कि एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा, जिससे कि आप चाहें तो अच्छी मात्रा में समृद्धि ले सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं। कल मैंने आप लोग को एक उदाहरण दिया था, पीछे भी उदाहरण देता रहा हूं। दापोली नाम की एक जगह है महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में, और दापोली जो है तालुका है। दापोली में भारत का सबसे अच्छा, ऐसा मान सकते हैं, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है। मतलब दापोली कृषि विद्यापीठ जो है, वहां पे हॉर्टिकल्चर के ऊपर बहुत बड़ा अच्छा काम शुरू से चलता रहा। यहां तक अच्छा कि 1977-78 में वहां पे जो डीन थे हॉर्टिकल्चर कॉलेज के, डॉक्टर आर.टी. गुंजाटे नाम है, डॉक्टर रामचंद्र टी गुंजाटे। डॉक्टर गुंजाटे साहब अभी करीबन 85 वर्ष के होंगे मेरे हिसाब से। मैंने उनके साथ, मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ काफी काम करने का। उनको सौभाग्य है मैंगो मैन ऑफ द कंट्री कहलाने का। मतलब भारत के आम के ऊपर जो, जैसे हम बोलते हैं ना मैंगो मैन, ऐसा सुपरमैन, वैसे वो आम के ऊपर है। क्यों? क्योंकि रिलायंस के जो ग्रीन बेल्ट थी जामनगर रिफाइनरी के चारों तरफ 3000 एकड़ की, वहां पे इतनी ज्यादा सूखी पठारी जमीन थी, इतनी ज्यादा नमकीन वाली जमीन थी, वहां पे इतनी तेज हवाई चलती थी, समुद्र के किनारे का तटीय इलाका, जहां पे कुछ नहीं हो सकता था, एक दिन का घास भी नहीं होती थी वहां पे उन्होंने सबसे पहले कैजुरीना लगा करके, और वहां पे आज विश्व का सबसे बड़ा मैंगो का बगीचा, आम का बगीचा, 1,05,000 जीवित मैंगो के पौधे आज से 10 साल पहले हुआ करते थे, बाद में बढ़ गए, अब ज्यादा है। वहां पे 1000 के आसपास वैरायटी आपको मिली, 500 से 1000 वैरायटी के आसपास सारे पौधे पूरे भारत के उन्होंने इकट्ठे करके, पूरे दुनिया के मैंगो की वैरायटी इकट्ठे करके वहां पे लगाई है। आप लोग कभी भी जाना चाहे तो उनकी अनुमति लेनी पड़ती है, और देखने लायक जैसा जगह है। जहां कुछ नहीं हो सकता था, वहां पे कैजुरीना लगा के, विंड ब्रेकर लगा के, हवा की द्रुत गति को, वेलोसिटी को काट के, कैसे भी करके पौधे बना के लगा के उन्होंने काम किया। तो ये कहानी वहां से शुरू होती। दापोली में जब कृषि विद्यापीठ में थे, तो महाराष्ट्र की मुंबई से एक पति पत्नी एक दफे वहां पहुंचे और उन्होंने कहा हम लोग LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, हम लोग लेकिन नौकरी छोड़ करके
यहाँ पे दापोली में हमने किराए पे आधा एकड़ जमीन घर के साथ कुएं के साथ ली है और कुछ सीखना चाहते हैं ताकि हम तुरंत कृषि कार्य शुरू कर सके। तो बोले तुरंत कुछ करना है तो आप एक काम कीजिए, कलमी आम बनाना सीख लीजिए, कलम लगाना सीख लीजिए। कलम लगाना सीख लेंगे तो क्या होगा, उससे तुरंत आप कुछ शुरू कर सकते हैं, फिर उसी से आपको कुछ कमाई हो जाएगी और आप रह पाएंगे गाँव में। लेकिन ये क्यों करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा हम इसलिए करना चाहते हैं कि हमारी 7 वर्ष की बेटी है और मुंबई में हम विले पार्ले में रहते हैं। मेरे पिताजी जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी फैक्ट्री वगैरह है। तो ये बच्ची जो है इसने भैंस देखी और मुझसे पूछा कि ये हाथी के जैसे रंग वाला, गाय के जैसे शक्ल वाला और शेप वाला प्राणी कौन है। तो हम लोग डर गए हैं कि अगर बच्ची अभी 1977 की बात कर रहा हूँ, अभी से इसको प्रकृति से इतना दुराव हो गया है तो बड़ी होगी इसका क्या होगा। तो हम अब शहर छोड़ देना चाहते हैं, हम गाँव आना चाहते हैं। सच्ची घटना बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे गुरु ही हैं, गुरु भाई मतलब हमारे गुरु के भाई हैं तो गुरु ही हैं। और अमृते जी की बात कर रहा हूँ, अरविंद अमृते जी की, उनके मुंह से सुनी कहानी है। और तब हमने फैसला किया कि हम गांव में रहेंगे। तो उन्होंने 15 दिन में प्रशिक्षण ले लिया कलम लगाने का। तो कलम लगाने का प्रशिक्षण लेके उन्होंने बहुत सारे उस साल कलमी आम बनाए। वो अपने मुंह से कहते हैं कि उस साल मेरे पास कुल जमा पॉकेट में 900 रुपए थे, उसी में हम लोगों को पूरे साल का गुजारा करना था। और बहुत मजे में हम लोगों ने बैठ के कलमी आम बनाए और करीबन 14,000 वृक्ष कलमी आम पति पत्नी ने मिलकर बना लिए। बच्ची वहीं खेलती कूदती होती थी। लोकल स्थानीय स्कूल में गव्हे नाम का गांव है, तो वहां पे 1 साल के बाद उस वक्त सरकार की ऐसी नीति हुआ करती थी कि अगर आपको कलमी पौधे लेने हैं सरकारी तौर पे, सरकारी नर्सरी से, तो आपको जमीन का कागजात दिखाना पड़ेगा। जितने जमीन के पेपर होंगे अलग अलग 7/12 दिखाना पड़ेगा, 7/12 यानी अलग अलग जमीन। तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट एक आए, उनको करीबन 15,000 पौधे पनवेल के पास अपनी इंडस्ट्री के ग्रीन लैंड में लगाने थे। उनके पास एक ही 7/12 था, पूरी जमीन का एक ही 7/12 था, लेकिन 15,000 पौधे चाहिए थे। तो एक 7/12 के ऊपर सरकार सिर्फ 100 पौधे देती थी। तो यूनिवर्सिटी ने कहा, डॉक्टर गुंजाटे ने कहा मैं तो सिर्फ 100 पौधे दे सकता हूँ क्योंकि आपके पास एक ही 7/12 है। लेकिन पास के गांव में हमारे एक साथी हैं, उन्होंने अच्छे पेड़ लगाए, कितने लगाए नहीं पता, लेकिन आप उनसे जाके देखिए। तो सरकार के पौधे की उस वक्त कीमत हुआ करती थी, कलमी आम की कीमत उस जमाने में 1977 में 10 रुपए होती थी। और वो जब उद्यमी यहाँ पहुंचे इनके घर और इन्होंने देखा बहुत बढ़िया, सरकारी नर्सरी से ज्यादा अच्छे पौधे इनकी नर्सरी में हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका तो आपको कुछ 7/12 नहीं लगेगा। बोले नहीं सर, इसका 7/12 नहीं लगेगा। उन्होंने स्वयं 14 रुपए प्रति पौधा देके 14,000 पौधे खरीद लिए। वहां से जो गाड़ी शुरू हुई, वहां से जो यात्रा शुरू हुई उनके जीवन की, वो यात्रा आज भी जारी है। और क्या किया इस उद्यमी पति पत्नी परिवार ने मिलकर क्या किया, वो देखने जैसी, जानने लायक जैसी कहानी है। उसके बाद वो पैसे आ गए, काफी पैसे आ गए। 14,000 गुणा 14 रुपए कर लीजिए कितना होता है, उतने पैसे आ गए और ज्यादा ऑर्डर आने लग गए। तो उन्होंने क्या किया, कभी भी किसी ऑर्डर को मना नहीं करते थे। गांव की जो बाकी बहनें होती थी उनको बोलते थे ये हमें इतना बड़ा ऑर्डर आ रहा है, हम अकेले नहीं कर पाएंगे, क्यों ना आप भी हमसे सीख लें, आप भी कर लें, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे। वो बहनें खुद से ही उनको 1 रुपया पौधा या 8 आना पौधा दे दिया करती थी और ऑर्डर इनके मार्फत आने लग गए। ऑर्डर बढ़ते 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 ये ट्रेनिंग करते 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 सरकारी जो ट्रेनिंग कार्यक्रम होते हैं उसमें उनका जुड़ाव हो गया। उसमें उनको जिला पंचायत से और मदद मिलने लगी, और भी बहनों को ट्रेन कीजिए। आज दापोली से शुरू होते हुए ये कहानी रत्नागिरी जिले में और सिंधुदुर्ग जिले में इतनी फैल चुकी है। उन्होंने, मैं उनको सर और आंटी बुलाता हूँ प्रेम भाव से, वो मेरे पिता तुल्य व्यक्ति हैं, मेरे माता पिता समान। और हम साल में 2 बार, 1 बार या 3-4, अब तो मैं बाहर आ चुका हूँ, कर्नाटक आ चुका हूँ, तो अभी हम लोग अभी वो आने वाले हैं मेरे घर पे। तो आज 1 लाख से ज्यादा नर्सरियां हैं 2 जिलों में, 1,000 करोड़ से ऊपर का उद्यम चलता है नर्सरियों से। आधा एकड़ नर्सरी में भी करीबन आप 25,000 पौधे विभिन्न प्रकार के कलमी बना के रख सकते हैं। तो वहां से वो लोग उसको बेचते हैं। कैसा दिमाग चलता है सोचिए। वहां से पूरा सामान जो जाता है, बहुत सारी, जैसे काली मिर्च का पौधा है, 1 साल के बाद फसल आएगी। अगर मैं आपको 6 महीने की पौधा दे दूं तो आपके खेत में आपको 6 महीने में ही फसल आएगी, तो 1 साल में आप 2 फसलें ले सकते हैं। तो केरल के लोग क्या करते हैं, काली मिर्च, या हमारे यहाँ कर्नाटक के लोग वहीं से जब पौधे लाते हैं तो 6-6 महीने 7-7 महीने के पौधे लेके आ जाते हैं, तो उसको लगा सके। बड़ा पौधा लगाया, जल्दी फल लिया, फिर पौधा हटाया, फिर दूसरा पौधा लगाया बड़ा वाला 7 महीने वाला, दूसरे पेड़ के इर्द गिर्द फिर से फसल ले ली। साल में 2 फसलें लेने का प्रयास करते हैं। दापोली कृषि विद्यापीठ में जाएंगे तो बहुत मजेदार बात है कि एकड़ लखपति मॉडल बोलते हैं उसको। 1-1 एकड़ के बहुत से मॉडल बना रखे हैं। बागायती जिसको हम कहते हैं, उद्यानिकी बागायती गुजराती में कहते हैं बगीचा,
हिंदी में कहेंगे बगीचे के, उद्यानों के मॉडल बना रखे हैं, जिसमें 1 एकड़ से लाखों रुपए कैसे कमा सके उसके बारे में वो लोग आपको प्रशिक्षण देते हैं। बहुत मजेदार जगह है, मैं कई दफे जा चुका हूँ, 50 से बार जा चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को जा चुका हूँ प्रशिक्षण देने के लिए। तो ये सब क्यों बोल रहा हूँ, एक फिल्म देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अनुमति है? कोई जवाब नहीं आया। एक फिल्म देख सकते हैं? जी सर जी। सर बिल्कुल देख सकते हैं जी। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी दिख रहा, पूरा दिख रहा। यहाँ पे जो जमीन की बराबर रुपए लिखे जा रहे हैं उनको जरा ध्यान से देखिएगा। 3000 वर्ग फीट 2,25,000 रुपए। आवाज आ रही है कि नहीं, अभी बताइएगा। आ रही है सर, आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है झारखंड में सर। 5,000 स्क्वायर 3,50,000 रुपए। छह 600 फीट 40,000 रुपए। 40,000, 2.25 लाख, 3.5 लाख। हम जमीन के भाव की नहीं, इससे होने वाले अतिरिक्त आय की बात कर रहे हैं। अगर सुनील, महेश और विनोद को यह आमदनी अपनी जमीन पर नर्सरी लगाकर मिल सकती है, तो क्या आपको भी यह फायदा मिल सकता है? जरूर मिल सकता है। इस फिल्म में हम यह बताने की कोशिश करेंगे कि नर्सरी क्या है, इसे कैसे तैयार किया जाता है और इसके फायदे क्या हैं। नर्सरी यानी वो जगह जहाँ किसानों की जरूरत के पेड़ पौधे एक निश्चित अवस्था तक उगाए जाते हैं। इसके बाद इन्हें खेतों में लगा दिया जाता है। नर्सरी से आए सकारात्मक बदलाव का एक जीता जागता उदाहरण है महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव गवे। हर गांव की तरह यहाँ के युवा काम की तलाश में शहर चले जाते थे, पर 36 साल पहले अरविंद अमृते जी ने इस गांव में पहली नर्सरी स्थापित की, जिसकी सफलता ने गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार का अवसर दिया। देखते ही देखते गांव के हर घर में एक छोटी सी नर्सरी लग गई। हमारे इस गांव के बारे में इतना ही कहूंगा कि जब 36 साल पहले हम यहाँ पर आए थे तो गांव में जो लोग रहते थे उनमें से सारे के सारे जवान शहरों में, मुंबई, पुणे जैसे शहरों में जाके छोटे मोटे काम कर लेते थे, क्योंकि उनको पर्याप्त साधन आमदनी के थे नहीं। ये जब उनको एक नया ऑल्टरनेटिव नर्सरी करने का और उसमें से पैसा भी आने, तो अपने आप में सारा के सारा जो माइग्रेशन हो रहा था उसका रिवर्स माइग्रेशन होना चाहिए। अरविंद जी का यह अनुभव साकार होता है उन किसानों की आवाज में जिनके जीवन को नर्सरी के प्रयोग ने बेहतर बनाया है। अण्णा अमृते त्यांच्याकडे कामाला होतो नर्सरीमध्ये, त्यांच्याकडे मला थोडीशी कल्पना आली म्हणून मी 10 वर्षापूर्वी म्हणजे थोडं असल्याचे मी बिझनेस नर्सरी चालू केलेला आहे। मी यशस्वी आहे, त्याच्यामुळे मला थोडीशी माहिती मिळाल्यानंतर मी मला समाधान लागलं माझं आहे। आता माझी 3 मोठ्या जागेमध्ये मी हा एवढाच व्यवसाय चालू केलेला आहे, तरी सुद्धा माझी अजून इच्छा आहे थोडी मोठी नर्सरी करायची। पहले साल में 3,000 प्लांट किया तो 30,000 खर्चा हुआ, साल में एक 70-80 हजार प्रॉफिट हुआ। मैंने 3 गुंठे में नर्सरी चालू किया, तो 3,000 पौधे बनाया, तो 3,000 से वो 2,000 पौधे भेज दिया, उससे वो मेरे को लगभग 70-80 हजार रुपया निकल गया। उसमें से वो 30,000 रुपया खर्चा निकल के 50,000 रुपया प्रॉफिट हो गया। इनकी बातें सुनकर यह तो पता चलता है कि नर्सरी लगाना फायदे का काम है, पर सवाल यह उठता है, क्या हर आम किसान नर्सरी लगा सकता है? क्या वाकई में आप अपने टुकड़े भर जमीन से लाखों का फायदा पा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पा सकते हैं। थोड़ी जमीन, थोड़ा पानी और कुछ तकनीक, बस इतनी सी चीजों से एक सफल नर्सरी लगाई जा सकती है। इस प्रक्रिया में कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जो आम किसान की क्षमता से बाहर हो। रही बात तकनीकी कुशलता की, तो इसका उपाय रिलायंस फाउंडेशन बीज के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में है। 15 दिन के इस शिविर में किसानों को नर्सरी से संबंधित हर बात से अवगत कराया जाता है।
फिर चाहे बात नर्सरी के नक्शे की हो या पॉलीबैग्स में पौधे लगाने की, ग्राफ्टिंग, बडिंग, कटिंग जैसी तकनीक की हो या नर्सरी उत्पाद की बाजार व्यवस्था की, रिलायंस फाउंडेशन बीज के नर्सरी ट्रेनिंग का उद्देश्य छोटे और मझोले किसान को ग्रामीण उद्यमी के रूप में विकसित करना है, जिससे उसकी आमदनी में इजाफा हो और जीवन स्तर बेहतर हो जाए। जी, तो मूलभूत जो सोच है नर्सरी के पीछे वो आपको समझ में आई है ना? कोई प्रश्न है यहाँ पे? तो यहाँ रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो, सर आ रही है? हाँ जी, हेलो, जी जी बोलिए सर। हाँ, आप लोग से पूछ रहा हूँ, यहाँ कोई प्रश्न है तो यहाँ रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा हूँ। आदरणीय अक्षय कुमार गौर जी, अक्षय कुमार गौर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आदरणीय संदीप सर से सवाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी नर्सरी ये संचालित कर रहे हैं। बराखड़ कला ग्राम से हैं और ये सिवनी मालवा तहसील जिला नर्मदापुरम से हैं। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो अक्षय कुमार जी आप सवाल करें। जी ओम जी, सर आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। जी आदरणीय, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एमपी में अपने क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है क्या? नहीं, ये अभी तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम वहीं चलता है, दापोली में से हम लेके आते थे, उनके पास लेके जाते थे। अब तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम छोटा भी कर दिया, अब तो 15 दिन की भी जरूरत नहीं। वो कहते हैं सिर्फ आप अपने कलमी आम एक बार कलम बनाना हाथ से सीख लीजिए, फिर बाकी जितने भी पौधे हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। तो 6-7 दिन ज्यादा से ज्यादा सिखाते हैं और हो जाता है, काम शुरू हो जाता है। एमपी में कहाँ होगा मुझे नहीं मालूम। देश में हम लोग जब काम कर रहे थे, जब बहुत सारे लोगों को मैंने करी व्यक्तिगत तौर पे 400 के आसपास नर्सरी उद्यमियों की ट्रेनिंग अलग अलग राज्यों से करवाई, सबको दापोली ले जाके करवाई, क्योंकि इससे अच्छा और कुछ था नहीं हमारे पास उस वक्त। दूसरी जगह साउथ में, दक्षिण में है कड़ियम नाम से, कड़ियम यानी यहाँ पर वाइजाग विशाखापट्टनम के पास वो जगह है जी, देखा वहां पे कड़ियम आपका देखा हुआ है। तो कड़ियम में लेकिन इतना ट्रेनिंग नहीं देते, इतने अच्छे से राजमुंद्री जी, राजामंड्री, बिल्कुल राजमुंद्री के पास में जी। कड़ियम में लेकिन मुझे मजा नहीं आया साहब। हमारे मेजॉरिटी लोगों को हम लोगों ने दापोली ले जाके किया, क्योंकि वो दिल से, हाँ जी, कमर्शियल लोग हैं एकदम पूरा। हाँ, कमर्शियल है, बहुत जल्दी वो सिखाना नहीं चाहते, मतलब बहुत जल्दी निपटा देना चाहते हैं कैसे ना कैसे करके, तो वो थोड़ा मजा नहीं आया। यहाँ भी वही है जी, हाँ। तो यहाँ जा सकते हैं आप चाहे तो। जी 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 जी, आपका मैं नंबर भी लेना चाहूंगा और संपर्क करें। उनका नंबर मैं रंजना बहन को दे दूंगा, उनसे बात भी आप कर सकते हैं। उनके ना कई सारे नंबर हैं सर के, क्योंकि वो जगह ऐसी पहाड़ी इलाका है, वहां पे दुर्गम इलाका है ना, तो उनके 5-6 नंबर है। मैं सभी नंबर रंजना बहन के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग के ग्रुप में आ जाएंगे, है ना, और वहां उनसे बात कर सकते हैं। ग्रुप बना के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक एक करके ट्रेनिंग नहीं देते हैं। कम से कम 15 से 20 व्यक्ति अगर एक साथ हैं अलग अलग जगहों के, ग्रुप बना लेते हैं, तो वो बहुत रीजनेबल, कभी भी उन्होंने कोई मुनाफा के हिसाब से कुछ नहीं सोचा। प्रशिक्षण तो ऐसे भी देते रहते हैं, और अभी तो उम्र भी हो गई उनकी काफी, लेकिन वो स्वस्थ है और अच्छा काम कर रहे हैं। ईश्वर ने अच्छा स्वास्थ्य दे, लंबी आयु दे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। और अगर आप लोग ग्रुप बना के जाएं 15 किसान भाई बहन, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं, मान लीजिए 7 परिवार है, 7-8 परिवार है, पति पत्नी दोनों चले गए अगर एक बार, तो दोनों सीखने से फायदा क्या था। ये ना पार्ट टाइम काम है। नर्सरी के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। एक बार हमने लगा दिया ना पौधे वगैरह, जमीन साइट वगैरह बना दी, लगा दी। अभी मैं एक फिल्म दिखाता हूँ, साइट सिलेक्शन कैसे करनी है उसके ऊपर छोटी सी, और कैसे उसका अपकीप करना, वो भी एक फिल्म देखेंगे थोड़ी सी। उसके बाद क्या होता है, साल भर आपको इसको मैं अपने तरीके से, देसी तरीके से थोड़ा समझाता हूँ आपको। मान लीजिए इस साल गर्मियों के, इस साल अभी आपने फरवरी मार्च में जाके प्रशिक्षण ले लिया, मान लीजिए मार्च के बाद अप्रैल वगैरह में, यहाँ पे तो खैर मार्च अंत में अप्रैल में आम आ जाता है। आम की फैक्ट्रियां अगर पास में कहीं पर है जहाँ पे उन लोग अपना रस का अचार का काम कर रहे हैं, 2 गुटलियां ले लीजिए उनसे, खरीद लीजिए, या फिर गाँव के बच्चों को चॉकलेटें बांट दीजिए और बोलिए जा बच्चा 10 गुटली के बदले में 1 चॉकलेट। देखिए कितना चमत्कारी काम होगा। जितनी गुटलियां आ रही हैं
आम की गुठलियां इकट्ठी कर लीजिए, उनको अमृत जल से उपचार करके 1 दिन रख करके उसके अंदर, और उसके बाद उसको लगा दीजिए, खेत में लगा दीजिए कतार बना करके, तो पौधे बड़े हो जाएंगे, बारिशें आ जाएंगी, पौधे बड़े हो जाएंगे, एक सीजन आपका चला जाए, उसमें खरपतवार निकालते रहिए। मेरा कच्छ में किया हुआ अपने हाथ का अनुभव बता रहा हूँ, मैं अपना अनुभव के आधार पर थोड़ा बहुत जो किया बस वही शेयर करता हूँ, क्योंकि हर जगह की स्थिति अलग अलग होती है। कच्छ में एक जगह हम काम करते थे, वहाँ 5 एकड़ में हमने आम की नर्सरी बनाई थी। तो हम लोगों ने कुछ पास में मैंगो पल्प की जूनागढ़ में फैक्ट्री थी, उनसे हमको 5 पैसा प्रति गुठली के हिसाब से गुठली मिल गई थी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो पड़ा था वही कॉस्ट था। वो फैक्ट्री वाला तो बहुत खुश था कि हमारा तो कचरा उठा के लेके जा रहे हैं, तो जो कॉस्ट पड़ी थी वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी, लेबर कॉस्ट थी। लाके हमने डाला, 5 एकड़ में हमने करीबन जो गुठलियां लगाई थी उपचार करके, अमृत जल से उपचार करके लगी, 1,20,000 गुठली लगाई थी, और उसमें करीबन 93,000 गुठलियों से पौधे आ गए थे। ये अच्छा, मैं मानता हूँ कि अच्छा एक उसका अंकुरण जो प्रतिशत है वो अच्छा रहा, जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत अच्छा रहा, और वो पौधे अच्छे बड़े बन गए थे। फिर बाद में क्या करते हैं, जब सर्दियां खत्म हो जाती हैं 1 साल बाद, जब आपने लगाया, मान लीजिए जून में लगा दिया आपने सारी गुठली इकट्ठी करके, जून में लगा दिए बारिशों के टाइम में, और उसके बाद पौधे बड़े हो गए, अगली फरवरी मार्च में जब सर्दियां खत्म हो गई, पौधे को अच्छी धूप भी मिल रही है, खाना भी मिल गया, तगड़ा हो चुका है, तो बड़े वाले पॉलीथीन लेकर के उसमें अच्छे से, जो हम मीडियम बोलते हैं, जो भी आपका मीडियम, आपने गोबर की अच्छी पकी हुई खाद बनाई हुई है वो मिला के 50% वो 50% मिट्टी मिला के पॉलीथीन तैयार कर लिए, और उसमें पौधों को ट्रांसप्लांट कर दिया धीरे धीरे, बिना जड़ को नुकसान पहुंचाए हुए निकाला। उसके भी औजार आते हैं, है ना, और बारडोली नाम की जगह है सूरत के बाजू में, वहां पे भी मिल जाते हैं, कई जगह पे मिलते हैं आजकल, ऑगर बोलते हैं, ऑगर से बिना जड़ को नुकसान पहुंचे निकाल के पौधों को डाल दिया आपने। और 1 एकड़ में हम लोग का अनुभव था कि 1 एकड़ में करीबन 68,000 पौधे आ जाते हैं आम के, ठीक है। तो वो हो करके उसके बाद पौधे थोड़े बड़े हो गए, उसी समय में लोगों को पता चल जाता है इनके पास कलमी आम, तब आपने कलमें लगाई, कलम आपने तब, तो देसी पौधे थे, आपने उसको कलम लगा करके अल्फांसो में, हापुस में, या फिर नीलम में, बजरंग में, शिप्रा में, अलग अलग वैरायटी है, जो भी वैरायटी बिकती है, दशहरी में, है ना, केसर में परिवर्तित कर दिया। तो आपने डिमांड के हिसाब से परिवर्तित कर दिया, आपको 50,000 का केसर का डिमांड आया तो आपने 60,000 केसर के बना लिए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये इतना मजेदार काम है कलम लगाने का काम, अगर किसी का मन लगता है तो दापोली में भी ऐसा है कि दापोली में पति पत्नी एक रात बैठ के, वो रात को शाम को काम करते हैं, शाम को ही काम करते हैं, पूरी रात में दोनों मिलकर करीबन 3,000 पौधों को कलम लगा देते हैं। मान लीजिए आपका हाथ उतना फास्ट नहीं है, तो पहले साल आप वहां से उन दोनों को बुला लेंगे, एक परिवार को बुला लेंगे, उनका आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, और प्रति कलम लगाने का वो 2.5 से 3 रुपए लेते हैं, वो उनका बोनस होता है। वो अपना काम करने के बाद हर साल नर्सरी के बाद तुरंत कहीं ना कहीं चले जाते हैं और वहां काम करते हैं, तो आप उनको बुला सकते हैं, आपके साथ साथ वो भी करेंगे काम। तो कहना क्या है, अर्थ ये कि अगर आप जा रहे हैं तो एक गांव में 3-4 और भी, अगर आपके सगे संबंधी हैं, परिवार में और भी बच्चे लोग हैं, बहनें, खासतौर से बहनों को ये प्रशिक्षण मिलना बहुत जरूरी है। उसको हम लोग मैजिकल फिंगर्स बोलते हैं, मतलब जो बहनों के हाथ की लगाई हुई कलम होती है उसमें से बहुत कम कलमें खराब होती हैं, ज्यादा से ज्यादा कलम बच जाती है। तो हमने मान लीजिए 60,000 कलमें लगाई, तो हमें मान लीजिए 55,000 कलमी आम बच गया। दूसरे पौधे मरेंगे नहीं, वो उनको और से अमृत जल डाल के सिंचाई करके आप बचा सकते हैं, अगले साल वो और बड़ा पौधा हो जाएगा और महंगा बिकेगा। तो कहने का अर्थ है कि अभी आप कलमी आम लेने जाएं किसी नर्सरी में, 50-60 पौधे खरीदने होते हैं, तो वो आपको 150 रुपए से कम का नहीं देता है। वो 150 रुपए क्यों दे रहा है, क्योंकि वो कहीं से ला के बेच रहा है, तो जिससे वो लेने जाता है वो उसको भी करीबन 80-90 रुपए देता है। आपको घर पे बैठे हुए अगर 80-90 रुपए भी मिल रहे हैं, 75 से लेके 100 रुपए मिल रहे हैं, तो आप गिनती कर लीजिए पैसे की। अब यहाँ पे 50,000 पौधे हैं और आपने 100 रुपए में बेचा है 1 साल के बाद। अलग अलग विभिन्न वैरायटी थी, आमों की ही थी मान लीजिए, या फिर नींबू के पौधे थोड़े सस्ते होते हैं, 20 रुपए 25 रुपए तक में होते हैं, अच्छे कागजी नींबू भी 25 रुपए का बिकता है पौधा। और ऐसी काजू, वो लोग इतने उस्ताद लोग हैं वहाँ के, हमारे मास्टर ट्रेनर जो है दापोली के, काजू का पौधा, काजू का अगर हम लेंगे, बीज लेंगे, जो काजू हम खाते वही बीज है, उसको लेंगे, महंगा वाला लेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, करौंदे का पौधा, काजू की जगह करौंदे का पौधा लगा देते हैं, और करौंदे के ऊपर काजू के पेड़ से स्टिक लाके, बड स्टिक लाके, कलम लाके लगा देते हैं, तो बहुत सस्ते बन जाती है। फिर जब बेचने जाते हैं तो बोलते हैं अरे साहब काजू बहुत महंगा हो गया है, उसका बीज हमने लगाया था, जबकि काजू के बीज से पौधा नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, करौंदे के पौधे से पौधा बना करके उसके ऊपर काजू की कलम लगा देते हैं। काजू की कलम 1 रुपए में या 2 रुपए में मिल जाती है, बीज तो महंगा हो जाता है। तो इस तरीके से वो सब ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड जो आपको 5-6 दिन में सिखा देते हैं, हाथ से बहुत प्रैक्टिस करा देते हैं, और साथ में आपको एक टूल किट देते हैं। टूल किट में सिकेटियर होता है,
कलम काटने की एक अलग से नाइफ होता है, बहुत ग्लोव्स होते हैं, ऐसे छोटा सा एक टूल किट बना के और प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट देते हैं, और बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत प्यार से सिखाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति प्यार से नहीं सिखाता। मैंने मेरे जीवन में बहुत दफे ये चीज देखी है। तो छोटी सी एक फिल्म और देख लेते हैं कैसे इसकी तैयारी होती है, उसके बाद फिर से बात आगे बढ़ाते हैं, आपको मजा आने वाला है। अभी तक आया कि नहीं ये बता दीजिए। जी जी जी। चालीस हजार, 2.25 लाख, 3.5 लाख। हम जमीन के भाव की नहीं, इससे होने वाले अतिरिक्त आय की बात कर रहे हैं। अगर सुनील, महेश और विनोद को यह आमदनी अपनी जमीन पर नर्सरी लगाकर मिल सकती है, तो क्या आपको या आप जैसे अन्य कृषक बंधुओं को यह फायदा मिल सकता है? जरूर मिल सकता है। इस फिल्म में हम यह बताने की कोशिश करेंगे कि नर्सरी क्या है, इसे कैसे तैयार किया जाता है और इसके फायदे क्या हैं। नर्सरी यानी वो जगह जहाँ नियंत्रित और स्वस्थ पौधों का व्यापक उत्पादन और प्रसारण किया जाता है। यानी किसानों की जरूरत के पेड़ पौधे एक निश्चित अवस्था तक यहाँ उगाए जाते हैं, जिसके बाद इन्हें खेतों में लगा दिया जाता है। नर्सरी से आए सकारात्मक बदलाव का एक जीता जागता उदाहरण है महाराष्ट्र का एक छोटा सा गाँव दहवे। इन सब की शुरुआत हुई अरविंद अमृते जी से, जिन्होंने 36 साल पहले इस गांव की पहली नर्सरी की स्थापना की। उनकी सफलता ने इस गांव के बाकी लोगों को प्रेरित किया और अब 300-350 परिवारों की इस गांव में 65% लोगों का मुख्य व्यवसाय नर्सरी लगाना है। हमारे इस गांव के बारे में इतना ही कहूँगा कि जब 36 साल पहले हम यहाँ पर आए थे, तो गांव में जो लोग रहते थे, उनमें से सारे के सारे जवान शहरों में, मुंबई, पुणे जैसे शहरों में जाके छोटे मोटे काम करते थे। उनको पर्याप्त साधन, ये जब वो एक नया ऑल्टरनेटिव नर्सरी करते थे और उसमें से पैसा भी आता, तो अपने आप में सारा के सारा जो माइग्रेशन हो रहा था, उसका रिवर्स माइग्रेशन हो रहा था। अरविंद जी का यह अनुभव साकार होता है उन किसानों की आवाज में, जिनके जीवन को नर्सरी के प्रयोग ने बेहतर बनाया है। कामाला होतो नर्सरी, मला थोडीशी कल्पना आली म्हणून मी 10 वर्षापूर्वी थोडंसं नर्सरी चालू केलेलं आहे. ते यशस्वी आहे. मला थोडीशी माहिती मिळाल्यानंतर मला समाधान चालवत आहे. आता माझी 30 वर्ष झाली यामध्ये एवढा चालू केलेलं इच्छा आहे मोठी नर्सरी करायची. पहले साल में 3000 प्लांट किया तो 30,000 खर्चा हुआ. साल में 70,000 मैंने छोटी नर्सरी चालू की तो 3,000 पौधे बनाया. 3,000 से 2,000 पौधे बेच दिया. उससे वो मेरे को लगभग 70-80 हज़ार रुपया निकल गया. जैसे वो 30,000 रुपया खर्चा निकल गया, 25,000 रुपया प्रॉफिट हो गया. आवाज कम आ रही है यानी। नर्सरी बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे स्थान का चयन, यानी नर्सरी वहाँ बनाए जो जगह सड़क के करीब हो, ताकि पौधों का लाना ले जाना सुलभ हो सके। चयनित जगह पर बिजली और पानी की सहज उपलब्धता हो और पौधों के रखरखाव के लिए मजदूरी की व्यवस्था हो। सफल नर्सरी के लिए उचित स्थान के अलावा मिट्टी की उर्वरता, समय पर पानी, पर्याप्त धूप और बराबर रखरखाव की जरूरत होती है। नर्सरी बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे स्थान का चयन, यानी नर्सरी वहाँ बनाए जो जगह सड़क के करीब हो, ताकि पौधों का लाना ले जाना सुलभ हो सके। चयनित जगह पर बिजली और पानी की सहज उपलब्धता हो और पौधों के रखरखाव के लिए मजदूरी की व्यवस्था हो। सफल नर्सरी के लिए उचित स्थान के अलावा मिट्टी की उर्वरता, समय पर पानी, पर्याप्त धूप और बराबर रखरखाव की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया में कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जो आम किसान की क्षमता से बाहर हो। रही बात तकनीकी कुशलता की, तो इसका उपाय रिलायंस फाउंडेशन बीज के ट्रेनिंग प्रोग्राम से है। 15 दिन की
इस शिविर में किसानों को नर्सरी से संबंधित हर बात से अवगत कराया जाता है। फिर चाहे बात नर्सरी के नक्शे की हो या पॉलीबैग्स में पौधे लगाने की, ग्राफ्टिंग, बडिंग, कटिंग जैसी तकनीक की हो या नर्सरी उत्पाद की बाजार व्यवस्था की हो। रिलायंस फाउंडेशन बीज के नर्सरी ट्रेनिंग का उद्देश्य छोटे और मझोले किसान को ग्रामीण उद्यमी के रूप में विकसित करना है, जिससे उसकी आमदनी में इजाफा हो और जीवन स्तर बेहतर हो जाए। इसमें उस फिल्म में सिर्फ इतना ही फर्क था कि इसमें उन्होंने 4-5 बातें एक्स्ट्रा बताई कि कहाँ कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने हमेशा ऐसे ही किसानों के साथ में काम किया जो छोटे और मझोले किसान ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ताकि क्योंकि गांव में अगर आप देखेंगे ज्यादा संख्या में आपको वही स्मॉल मार्जिनल जो सीमांत और मध्यम दर्जे के किसान ज्यादा मिलते हैं। उनको साथ में रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि बड़ी संख्या में अगर आपको परिवर्तन चाहिए अर्थव्यवस्था में चाहे सामाजिक व्यवस्था में, इन सभी भाई बहनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते, कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या में आज भी भारत की 86% जो ऑपरेशनल होल्डिंग बोलते हैं, खेती लायक जमीन जो है, वो सीमांत कृषि में या मध्यम कृषि में ही किराए पे ले लेते हैं। अभी क्या चल रहा है, अभी आप चलन देखिए 10 सालों से क्या चल रहा है। जो बड़े किसान है वो अभी गांव में रहते ही नहीं है, उनके बच्चे खेती करते ही नहीं है, वो सब शहरों में चले गए। तो उस जमीनों का क्या होता है, वो सारी जमीनें किराए पे उठ जाती हैं। कौन कर रहा है उस पर खेती? यही भाई बहन कर रहे हैं। अगर वो बिना ज्ञान के, बिना समझे हुए, बिना विज्ञान के खेती बाड़ी करेंगे, उन खेतों का क्या हाल होने वाला है? वही हाल जो हम लोग देख रहे हैं, यही चल रहा है 20 साल से। 20-25 साल में अगर यही हो रहा है तो उसको फिर बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें ही जाके उनके साथ बैठना होगा। आप ये सारा ज्ञान जो हम लोग बघार रहे हैं, मैं अपने बारे में यही समझता हूँ कि 7 साल से खेत में हाथ डाला नहीं, लेकिन अभी भी आप लोगों के साथ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। मुझे हक नहीं बनता है, असल में देखा जाए तो हक नहीं बनता, लेकिन ये काम किया है, अनुभव लिया है, सकारात्मक अनुभव आया है, समृद्धि देखी है, और आपको सुनना अच्छा लग रहा है। ये सारा मिलकर के एक स्थिति ऐसी है कि मुझे लग रहा है चलो इसको हम लोग करते हैं, साथ में करते हैं। अब अगला कदम क्या होना चाहिए? अगला कदम, अगर हमारी अपनी जमीनें हैं, खुद की जमीनें हैं, कम से कम आधा एकड़, पापा एकड़ जमीन पे तो हमको ये प्रयोग करके दिखाने चाहिए। अब नर्सरी का प्रयोग करने के लिए जमीन कैसी होनी चाहिए? समतल हो, बिजली पानी का वहां पे बंदोबस्त हो। उससे भी जरूरी बात है सड़क के किनारे हो, क्योंकि बारिशों में जब पौधे निकालने हैं वहां से और गाड़ी में चढ़ाने हैं, छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, उस वक्त पे किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि वहां पे कीचड़ वाली जमीन में हम लोग कहीं पे काम करें। और बाजार व्यवस्था देखनी बहुत जरूरी। इसमें एक बात उन्होंने नहीं की, ये मेरे 2 छात्र थे, एक उत्तराखंड की लड़की थी और एक उड़ीसा का लड़का था। उन दोनों, सत्या और हेमलता, मुझे याद है, उन्होंने ये फिल्में मुझे बना के, मैं छोटी छोटी फिल्में बनाता रहता था वहां पे। हम लोगों को जब से कंप्यूटर में फिल्में बनाना फ्री हो गया। जी आदरणीय संदीप जी, मैं बीच में थोड़ा सा बोल रहा हूँ। क्या है, अभी हमारे बीच में हमारे पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम के अंतर्गत प्रशिक्षित किसान जो पीजीएस ग्रुप में रजिस्टर्ड हैं, जैविक प्रमाणीकरण संस्थान हरिद्वार से वो किसान, और जो नर्सरी की संचालन कर रहे हैं वो किसान सभी जुड़े हैं। आपका वो यह कार्यक्रम देख रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय पतंजलि पीठ से पवन कुमार जी, जो, तो मैं चाहूंगा कि उनका, चूंकि समय 8 बजे के बाद वो फिर उनको जाना पड़ता है, तो मैं चाहूंगा कि उनका हमको मार्गदर्शन मिले इस कार्यक्रम में जो हम चल रहे हैं, बता रहे हैं। किसान भाई और वैज्ञानिक और युग शिक्षक, साधक, वरिष्ठ नागरिक सुन रहे हैं इसको, इसके बारे में आदरणीय पवन कुमार जी का कमेंट ले लेते हैं और फिर अपना कंटिन्यूस रखेंगे। जी आदरणीय पवन कुमार जी। जी धन्यवाद मुनीलाल जी। संदीप जी, स्वागत आपका। बहुत इंटरेस्टिंग आपकी अनुभव रिलायंस फाउंडेशन के, और मैंने भी आपका कार्य देखा, जैसे आपके साथ वार्ता हुई थी, बहुत सुंदर कार्य था। और मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो तकनीकें हैं, इस पर हमारी वार्ताएं जारी रहेंगी। और कल एक सूचना जो है कल के लिए, वो ये है कि बहुत सारे हमारे साथी जो नियमित रूप से जुड़ते हैं, उनको ज्ञात होगा कि पिछले वर्ष सुजीत चक्रवर्ती जी जो पुणे से हैं, उन्होंने हमारे साथ 4 सेशन लिए थे, बीज के बारे में हमने चर्चा की। तो उनके साथ कल मुलाकात हुई है और देहरादून में, तो वो उन्होंने एक पहली कंपनी बनाई है किसानों के साथ मिलके और अपने प्रयासों से, कि किसान बीज उत्पादन का कार्य करें। और किसान
बीज उत्पादन का कार्य करते हुए जैविक बीज उत्पादन करें, और जैविक बीज उत्पादन को वो बाकी किसानों को बेचने की जो कड़ी है, उसके लिए वो कल शायद हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे और अपने कार्यों को बताएंगे। तो हमने उनको बताया था कि हम बहुत दिनों से चर्चा हमारी चल रही है, और बीज का जो व्यापार का आपने जो एक स्लाइड दिखाई थी उसके बारे में मैंने संक्षेप में चर्चा की कि कौन से बीज का व्यापार कितना बड़ा और उसमें कितनी उसकी वैल्यू कितनी है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड थी वाली जो आपने संदीप जी ने दिखाई थी 4-5 दिन पहले। तो मैंने उसको उनके साथ भी चर्चा की है थोड़ी सी। तो सूचना यह है कि कल उन्होंने कुछ समय हमसे मांग रखा है, आज शाम को वो कंफर्म हो जाएगा। डॉक्टर विनोद भट्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो भी साथी थे कल। बहुत संक्षेप में हमारी मुलाकात हुई कुछ देर की, आधे घंटे की, शाम को, रात को। तो इस बीज के व्यापार को और जैविक बीज की जो उनकी जो सोच है उसको लेते हुए कि किस प्रकार से बीजों का, जैविक बीजों का उत्पादन करते हुए किसान अपने दूसरे किसानों की मदद कर सकते हैं, प्रामाणिकता के साथ मदद कर सकते हैं, उस सारी व्यवस्था जो उन्होंने सोच रखी है उसके बारे में कल चर्चा उनके साथ की जाएगी। एक तो ये था। दूसरा, कल डॉक्टर RS टोलिया मेमोरियल लेक्चर था उत्तराखंड का। संदीप जी पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, डॉक्टर RS टोलिया जी जो कि सीनियर ब्यूरोक्रेट चीफ सेक्रेटरी रहे और उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि के ऊपर काम किया। उनके याद में मेमोरियल लेक्चर 6वां मेमोरियल लेक्चर था, तो उस पर मुझे जाने का मौका मिला था। उनके साथ कई सारे लोगों के साथ पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि के ऊपर जो कार्य हो रहा है और पर्वतीय क्षेत्रों की जो विभिन्नताएं हैं, जो स्पेसिफिसिटीज हैं जिसको कहते हैं, उसके ऊपर भी मैंने कल बातचीत की, चर्चा की। और इस तरह से जो मॉडल निकल करके आ रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, उसमें कुछ एक संस्थानों ने मिल करके अपनी बात कही। तो हम सब ये मॉडल्स के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, चाहे नर्सरी का मॉडल है, चाहे बीज का मॉडल है। तो मुझे लगता है कि कल का जो हमारा सत्र जैविक बीजों के ऊपर है, क्योंकि ये शायद पहली कंपनी है जो जैविक बीज का उत्पादन एक सिस्टमैटिक तरीके से करने का प्रयास कर रही है, किसानों को सहभागी बनाते हुए उसको करने का प्रयास कर रही है। और जो भी किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो उनके साथ संवाद करें और हम इस जैविक बीज की जो ये जो उपलब्धता है और जैविक बीज का जो व्यापार है उस पर भी कैसे किसानों की सहभागिता बढ़ाते हुए ऐसे मॉडल के ऊपर, जैसा कि आज नर्सरी मॉडल पर बात की, कल थोड़ा सा उनके बीज का नर्सरी मतलब जैविक बीज उत्पादन मॉडल के ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। ये आज के लिए एक सूचना भी थी और जारी रहेगी हमारी चर्चाएं। इस तरह से चर्चा जारी रहेंगे, लोग जमीनी स्तर पर कार्य करते रहेंगे और जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए उसके अनुभव इस मंच के माध्यम से जब साझा करेंगे तो निश्चित रूप से ये पता लगेगा कि हमारी प्रगति कितनी हो रही है, इस कार्यक्रम का लाभ कितना लोगों को पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, क्या कुछ कमी रह रही है, क्या सुधार हो सकता है, उसमें क्या अभिनव प्रयोग कर किए हैं, विचार लेकर के आगे कितने बड़े हैं। तो इन सब चीजों पर हम निरंतर चर्चा करेंगे। आज के लिए मेरा इतना ही। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। आदरणीय पवन कुमार जी ने अपना हम सबको मार्गदर्शन दिया और कल की सूचना दी, और मैं कंटिन्यूस रखें आदरणीय संदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई जी का भी। ये बहुत अच्छी चर्चा का विषय है, जो बीज के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। आदरणीय विनोद भट्ट जी ने भी मुझे बताया था कि पुणे के साथ कंपनी के बारे में बात हुई थी और बहुत अच्छा, हम लोग सब सौभाग्यशाली कल सुबह सुबह उनके साथ उनका अनुभव डॉक्टर सुजीत चक्रवर्ती जी के साथ बांटने का अनुभव मिलेगा। ये बहुत जरूरी विषय है। आने वाले समय आप देखेंगे धीरे धीरे जो जैविक बीज हैं, सर्टिफाइड जैविक बीजों का बहुत बड़ा बाजार बनने वाला है। और हम लोग सब, मैं बार बार कहता रहा हूँ, कई सालों से कह रहा हूँ, आगे भी कहता रहूंगा, आप भले ही मुझे पागल माने, लेकिन ये हम सबके हाथ में बहुत बड़ा एक व्यापार आ सकता है अगर हम अभी से अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर ले तो। मतलब सभी जगह पे जाकर के बात आ जाती है प्रशिक्षण पे, कहाँ प्रशिक्षण लेना है, किससे लेना है, कितने दिन का है, कहाँ है, उसमें जहां तक हो सकेगा हम सभी साथी साथ में जुड़े हैं। ये अपने आप में, आजकल मैं और आंदोलन शब्द का प्रयोग नहीं करता अपनी भाषा में। एक जमाने में 30 साल पहले, जब 32 साल पहले कॉलेज से निकला था तो आंदोलनात्मक रवैये के साथ काम करता था। मैंने देखा आंदोलन शब्द ठीक होगा, लेकिन अध्यात्म उससे कई गुना
अमूल्य है, बहुत बढ़कर है। हम आध्यात्मिक पथ पर जब चलते हैं तो तेजी से काम आगे बढ़ता है, क्योंकि उसमें ईश्वरीय कृपा भी साथ में आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कल का जो लेक्चर होने वाला है, कल का जो सत्र होने वाला है, वो तो अचानक से हमें बोनस के तौर पे ईश्वरीय कृपा के तौर पे मिल गया, तो उसको जरूर समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई जी। इसको तो सभी साथियों से, अपने बाकी साथियों को भी जरूर बताइएगा कि ये सभी जो नर्सरी है या बीज का सत्र है, ये जरूर अटेंड करें। और भी साथी हैं, मान लीजिए योगाहार में नहीं आ पा रहे किन्हीं वजह से, लेकिन ये जो 7 से 8:30 का आपको एक मौका मिला है सबको, ये अमूल्य है। ये एक बड़ा मंच और बढ़ जाएगा, बहुत सुदृढ़ हो जाएगा अगर सभी लोग मिलकर आपस में चर्चा करें। दूसरी बात देखें, तकनीकी तौर पे हम लोग कितनी तेजी से एक दूसरे के साथ काम शुरू कर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हफ्ते भर के अंदर हमारी बातचीत के दौरान काम शुरू हो जाएगा, और काम शुरू हो चुके हैं। जगह जगह बातचीत हो रही है हम लोगों की, और दिन में प्राय 5 से 6 कॉल्स हम लोग के तकनीकी सत्रों के अलग अलग जगह पे हो रही है। तो मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छा एक कार्य कदम लिया है बहुत सारे साथियों में से। आप में से बहुत सारे साथी जानते हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि सबको पता है कि आप में से बहुत सारे साथी मुझसे व्यक्तिगत तौर पे भी, और कल सुजीत भाई के साथ भी जुड़ेंगे और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि विनोद भट्ट जी भी, हम लोग सब साथ ही बीजों का काम कर रहे हैं। तो 7 जगहों पे गुजरात में, और उन्होंने 2 जगहों पे देहरादून में पास में अभी ट्रायल लिए हुए हैं। और ये हम लोग सब लोगों को मार्च में पता चल जाएगा, इस मार्च में, कि हम लोग कैसे उसको बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा सकते हैं। वापिस आते नर्सरी पर। तो नर्सरी में इस फिल्म ने 3-4 बातें आपको बताई कि जमीन कहाँ पे लें नर्सरी बनाने के लिए, कैसी जगह हो, थोड़ी सी ऊंची जगह हो, थोड़ी समतल जगह हो, पानी रवाना हो, कीचड़ ना हो, रोड के किनारे की, सबसे महत्वपूर्ण बात है रोड किनारे की जगह हो। नंबर दूसरी बात है बिजली पानी की व्यवस्था हो, थोड़ी सी भी जमीन हो लेकिन उसके लिए बिजली पानी की व्यवस्था हो। तीसरा जो उन्होंने इसमें नहीं कहा, क्योंकि गड्ढे में कोई भी जानवर को खुला नहीं छोड़ता, कल मैंने आपको बोला था, हमें ऐसी जगह रखनी जहां पे फेंसिंग हो, या फिर जानवर से आप इस जगह को बचा सके, क्योंकि साल भर आपकी वहां पे रकम उग रही है ना, पैसे उगा रहे हैं आप वहां पे। कितने पैसे? तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि एकड़ से अगर आप 50,000 पौधे भी बेच लेते हैं साल में, और 100 रुपए प्रति पौधा भी बेच लेते हैं, अगर आप रिटेल में बेचते हैं, चिल्लर में खुद बेचते हैं, शहर में अपने एक जगह ले लिया और वहां पे अपने अलग अलग पौधे लगा के रखे हैं। जैसे पहले बेंगलोर को नर्सरी का गढ़ माना जाता था, अब धीरे धीरे जब बेंगलोर में सॉफ्टवेयर सिटी बनता गया, लोगों का वो सारा पैसा आज कहाँ पहुंच गया है? आज वो पुणे पहुंच गया। पुणे जाएंगे तो पुणे के इर्द गिर्द के पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में से लोगों ने नर्सरी लगा ली और काफी बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। पुणे से बहुत नजदीक है दापोली, रत्नागिरी वगैरह। अगर आप अलग अलग जगहों से देखें तो वाया मुंबई जा सकते हैं, मुंबई से होते हुए, मुंबई से, नवी मुंबई से एग्जैक्टली 200 किलोमीटर की दूरी पर है। और 5 दिन का भी अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो 5 दिन का भी कार्यक्रम वो कर देते हैं। अगर 3 परिवार के 2-2 लोग, पति पत्नी 3-6 लोग भी जाते हैं, और ऐसा करके 3-4-6 गांव से अलग अलग जगह से लेते हैं, तो आप लोग का एक कार्यक्रम बन जाता है और आप लोग उनके साथ काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सीख के आके, और वो फिर साल भर आपको आजकल वीडियो के द्वारा भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज की बात ये हमारे भाई बहनों ने नहीं की, जिन्होंने फिल्म बनाई, जो बाजार की व्यवस्था कैसे पहले तय करें, कौन से पौधे लगाएं जो अगले साल बिक जाए, क्योंकि अंत में जाके आपके पौधे बेचने का ही काम आपको करना है। तो हम पहले से अगर डिमांड सर्वे कर लें, अभी जैसे ये सीजन है अभी आपका, अभी इस सीजन में आपके आसपास की ग्राम पंचायतों में जाके पता कर लें उनके प्लान में, अगले साल के प्लान में कितने कितने पौधे ग्राम पंचायतें खरीद के लगाने वाली हैं। हर पंचायत आजकल हजारों की संख्या में पौधे खरीदती है और लगाती है। उनकी कीमत जो थी, दर की कीमत थोड़ी कम होती है, लेकिन पौधे तो वो खरीदते हैं, उनको भी अच्छे पौधे चाहिए। तो एक तो आपके पास बना बना बाजार है, आसपास की ग्राम पंचायतों का सर्वे करके पता कर लेना। अगर वो नहीं करना चाहते, समय ज्यादा लगने वाला लग रहा है, तो दूसरी बात क्या कर सकते हैं, तालुका स्तर पे जो कृषि विकास अधिकारी, कृषि विस्तार अधिकारी होते हैं, वहां पे बागायती उद्यानिकी अधिकारी भी होते हैं हर जिले में। उद्यानिकी अधिकारी के जो दफ्तर होते हैं, उनसे जाके पता कर सकते हैं कि सर इस साल उद्यानिकी विभाग कितने करोड़ का कर्जा की योजना बना रहा है, सिर्फ एक, ठीक है, पता कर लीजिए। या फिर आपके यहाँ पे नाबार्ड के दफ्तर होगा, नाबार्ड का जो दफ्तर होता है उनके पास में पूरी खबर होती है इस बार उद्यानिकी में उन्होंने क्या प्लान किया है। उद्यानिकी में अगले साल का जो प्लान है अभी से तय हो गया होगा, जनवरी फरवरी में आपको पता चल जाएगा मान लीजिए। तो आपको फिर इस साल जो नर्सरी शुरू करनी है, आपको ट्रेंड पता चल जाएगी मेरे जिले में कौन कौन से पौधे बिकते हैं, कितने कितने बिकते हैं। ये जान के चलिए, अगर अच्छी क्वालिटी के पौधे हैं, इस साल जो पौधा 100 का है, 2 साल के बाद वाला पौधा जो होगा वो 300 का हो जाएगा, 200 का नहीं होगा, 300 का हो जाएगा। क्यों? बड़ा पौधा हर किसान लेना चाहता है। बड़ा पौधा अगर अच्छी जड़ के साथ में अच्छे फीचर्स है, फिजियोलॉजिकल फीचर्स बोलते हैं, तो उसके जो
उसके जो लक्षण हैं वो अच्छे हैं, बढ़िया पत्तियां हैं, तगड़ा मोटा उसका तना है, अच्छी जड़ें हैं, अच्छी हाइट है, देख के लगता है कि पौधा आपके ऊपर मुस्कुरा रहा है, तो वो पौधा किसान लेना चाहते हैं, किसान भाई बहन, क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी उससे फूल फल मिलने की अपेक्षाएं हैं। इसलिए उनको भी उसको बेच के क्योंकि कमाना है, इसलिए वो आपसे बड़ा पौधा ज्यादा कीमत दे के लेना चाहते हैं, क्योंकि उसका उदाहरण मैंने को बताया अभी। ठीक है, तो बाजार का कैसे उपयोग, क्योंकि बाजार में जाके अटकते हैं हम, कृषि समुदाय पूरे विश्व में एक जगह पे जाके अटकता है, बाजार, वो अपने हाथ में नहीं है तो गए काम से। तो करना क्या है, पहले बाजार देख लेना है, बाजार भाव देख लेना है, और हो सके तो जो लोगों के नाम पे कर्जे जाने वाले हैं उद्यानिकी के, उनसे पहले से जाके बात कर लेनी है। लगे तो एक छोटा पर्चा छपा सकते हैं कि मैं नर्सरी शुरू कर रहा हूं और ये पौधे उसमें उपलब्ध होंगे, और जिन भी साथियों को जरूरत हो मुझे इस नंबर पे संपर्क करें। और पौधों के फोटोग्राफ वगैरह हो सके तो आजकल व्हाट्सएप वगैरह में डाल करके भी लोग अपना अच्छा व्यापार कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जब 2 जिले 40 वर्षों में 1000 करोड़ का व्यापार खड़ा कर सकते हैं, अपने लिए 1 लाख बहनें वहां पे काम कर सकती हैं, आधा एकड़ जमीन पे काम करके, तो हम लोग बाकी इलाकों में, देश के बाकी जो भौगोलिक क्षेत्र हैं वहां पे ये काम क्यों नहीं कर सकते, है ना। इस रमेश भाई जी ने हाथ उठाया, कृपया क्वेश्चन पूछेंगे। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है सर। जैसे मैं नर्मदापुरम की बात करूं तो नर्मदापुरम में इस समय जो है सबसे ज्यादा वृक्षों पर ही संकट आया हुआ है। बगीचे कम लग रहे हैं और मेड़ों को भी मतलब जो 3 फसल के कारण उन्हें किया जा रहा, तो परंतु यहाँ पर एक संभावना दूसरी ये है कि जो सब्जी भाजी के पौधे काफी मात्रा में इस पे नर्सरी का काम हो सकता है सर, तो क्या हाँ इस पर भी चर्चा होगी? जी ओम। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आपने बात बताई। सब्जी भाजी के पौधों की भी नर्सरी लगा सकते हैं, और छोटी जगह पे लगा के बड़ी मात्रा में अच्छे, जैसे मिर्ची को ही आप देख लें, मिर्ची के बीज अगर आपने अपने रखे हैं या फिर आप बाजार से भी लेके आते हैं, उसकी थोड़ी सी भी अच्छी नर्सरी लगाते हैं तो पौधा कितने बड़े मात्रा में बिकता है। वो पौधे थोड़े सस्ते में बिकते हैं और वो सीजनल होते हैं। सीजनल मतलब एक ही सीजन में आपने नर्सरी बना के तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत अगर आप बेच सकते हैं तो जी आप आवाज नहीं आ रही, आपके अनम्यूट हो गए। अच्छा, म्यूट हो गए। जी जी, क्षमा चाहूंगा, गलती से वो म्यूट पे चला गया था। तो मैं कह रहा हूँ सब्जी भाजी के पौधे सीजनल होते हैं, मौसमी होते हैं, उसी सीजन में आप लगा करके उसी सीजन में बेच सकते हैं तुरंत। मतलब उसकी बाजार व्यवस्था और भी तगड़ी करनी पड़ती है, पहले से आपको उसके बारे में अंदाजा होना पड़ता है। ऐसे बहुत से भाई बहन हैं। बारडोली में मैंने देखा एक बड़ी संस्था है सुरुचि शिक्षण वसाहत ट्रस्ट, किसानों के साथ, भाई बहनों के साथ काम करती है। आचार्य विनोबा भावे की संस्था है। अभी वहाँ मेरे एक मित्र वहाँ डायरेक्टर हैं बहुत सालों से, करीबन उनको 25 वर्ष हो गए और काफी बढ़िया व्यक्ति हैं। तो उनका खर्चा संस्था का ऐसा चलता है कि वो कहीं सरकार से दान नहीं लेते, वो अपना खर्चा खुद निकालते हैं। कैसे निकालते? तो एक सब्जी भाजी के पौधों की नर्सरी बना के बेचते हैं, 5 एकड़ सब्जी भाजी के पौधे, और खुद का अपना हाथ के टूल्स बनाते हैं, एग्रीकल्चर टूल्स बनाते हैं, बहुत मजेदार 168 प्रकार के कृषि यंत्र बनाते हैं, बेचते हैं, लोहारों के साथ काम करते हैं। तो पूरा का पूरा ग्रामीण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करते हैं। तो आपने जो मुद्दा उठाया रमेश भाई जी, बहुत अच्छी बात है। छोटी छोटी जमीनें, और भी छोटी जमीनें किसी के पास है तो उसको बाजार व्यवस्था है तो सब्जी भाजी के पौधे बना के तुरंत बेच सकते हैं, बहुत अच्छा उपाय होता है। उसमें बहुत ज्यादा तकनीकों की जरूरत नहीं है, कोई कलम की जरूरत नहीं है उसमें। ज्यादा पैसा कहाँ है? ज्यादा पैसा आपको उद्यानिकी के पौधे बना के बेचने में है ना। उद्यानिकी के पौधों में आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। जी डॉक्टर रोशनलाल राउत भाई जी बताइए, आपका प्रश्न है। जी, ये जो अभी हमारे परम वरिष्ठ हमारे इस सदन के सदस्य रमेश चंद मेहरा जी ने जो प्रश्न किया, अभी वेजिटेबल सीडलिंग का बहुत बड़ा मार्केट बन गया है जी। रायपुर के आसपास जो किसान है, वो बहुत किसान जो है वो अपना सीडलिंग ग्रो ही नहीं कर रहे, वो कमर्शियली एक चावड़ा बाग करके है, चावड़ा जी जो है VNR सीड वाले हैं, तो इनने एक बहुत बड़ा एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया और नर्सरी उनकी ऑटोमेटेड नर्सरी है, बहुत बड़ा प्लांट है, कई तरह के उनने ऑटोमाइजेशन लगा रखे हैं और नर्सरी का मतलब वो करोड़ों की नर्सरी बेच रहे हैं आज की तारीख में। तो हम नर्सरी पे भी काम कर सकते हैं। और दूसरा हाइब्रिड जो ये इसमें ग्राफ्टिंग होने लग गई है आजकल,
क्या है, विल्ट की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हर जगह, जहाँ पे भी वेजिटेबल लगातार हो रहा है तो वहाँ बैक्टीरियल विल्ट आ रही है। हम फ्यूजेरियम विल्ट को तो कंट्रोल कर लेते हैं, पर बैक्टीरियल विल्ट बहुत आसानी से कवर नहीं होती। तो इसके लिए रेजिस्टेंट जो रूट स्टॉक है उस पे ग्राफ्टिंग करके और इस पे काम हो रहा, तो ये बहुत बड़ा काम चल रहा है। और एक एक पौधे वो 10-10 रुपए का एक एक पौधा बेचते हैं, ग्राफ्टेड प्लांट। तो वो भी बहुत अच्छा काम है। 3-4 रुपए कास्ट आती है, 6 से 7 रुपए तक वो पर सीडलिंग, और इनके नंबर ज्यादा लगते हैं। तो एक एक हेक्टेयर में 10-10 हजार, 15-15 हजार सीडलिंग लगती है, तो काफी प्रॉफिट है जी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा एक अनुभव आपने साझा किया। तो इसकी कोई फिल्म वगैरह हो रोशनलाल भाई तो जरूर शेयर करें सबके साथ, तो देख करके तुरंत काफी साथी वहां पे भी संपर्क कर सकते हैं। देखिए कृषि तो ऐसा अद्भुत। जी जी, मेरे पास एक, मैं गया था उनके विजिट करने चावड़ा बाग, तो मेरे पास मैंने उनका एक वीडियो बनाया था। वैसे वो किसी को वीडियो बनाने नहीं देते, पर मैं देखता हूँ, मैं कहा मेरे पास है तो मैं देखूंगा, उसको शेयर करने की कोशिश करूंगा। जी रमेश भाई जी। जी ओम, हमने पिछले सत्र में यहाँ पर अशोक व्यास जी की जो बात की थी आपसे जी, तो अशोक व्यास जी जब यहाँ से आए थे तो वो बालाघाट या रायपुर के पास से 10 रुपया प्रति पौधे के हिसाब से राजस्थान लेके गए थे, और करीब करीब उन्होंने वहां पर 1.5-2 लाख रुपए के पौधे एक व्यक्ति खुद लेकर के गए थे। तो इस तरह से यहाँ रायपुर या बालाघाट की बात कर रहे हैं, उन्होंने पूरा पता हमको दिया नहीं कहाँ से लाए थे, पर वो लेके जरूर गए यहाँ से, और ये हमको जानकारी थी। तो वो बालाघाट या रायपुर के पास कहीं ये नर्सरी है, ये बात तो हमने हमारे साथ वो काम कर रहे थे, पर वो कुछ कारण से हम असफल हो गए। जी हो बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने का अर्थ है कि कृषि इतना बड़ा विज्ञान का क्षेत्र है, इतना बड़ा अध्यात्म का क्षेत्र है कि उसमें मैं कई दफे पिछले 1 हफ्ते से 8 दिनों से एक ही बात कह रहा हूँ कि मैं जो जानता हूँ शायद वो 0.01% भी नहीं होगा सफलताओं में भी, अगर देखें तो मतलब 99.9999% चीजें तो अभी भी हमें पता ही नहीं होती है। कई जगह पे हो रहे हैं, बहुत अच्छे प्रयोग हो रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। जितना जान पा रहे हैं हम लोग एक दूसरे के साथ साझा करना। मंच देखिए, मंच किस लिए बनाए जाते हैं? मंच इसलिए बनते हैं ताकि हम सभी एक दूसरे की मदद कर सकें। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ कोऑपरेशन है, यहाँ सहभागिता है, सहकारिता है, और यहाँ पे कोई प्रतिद्वंद नहीं है। हम लोग सब चाहते हैं कि हम सभी इकट्ठे होकर संगचद्वम की भावना के साथ आगे बढ़ सके, है ना। तो ये एक तीसरा एक एस्पेक्ट अभी आपने अपने 2 पक्ष खोले नर्सरी के। तीसरा पक्ष हमारे यहाँ पे बहुत से साथी ऐसे भी होंगे, डॉक्टर रोशनलाल भाई भी जानते हैं, उन्होंने शायद इसके प्रयोग भी किए होंगे। तीसरा बहुत छोटी सी भी आप चाहें तो प्लांट टिश्यू कल्चर नर्सरी बना सकते हैं। सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, है ना। हेलो जी। तो कहने का अर्थ है प्लांट टिश्यू कल्चर यानी क्या, बहुत छोटी मात्रा में बहुत तगड़े पौधे अगर बनाने हो तो हम एक क्या करते हैं, उस जगह को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कहते हैं। मतलब हम एक छोटा सा कमरा ले लें, उसको इनोकुलेट करके काम करें, और उसमें स्टेराइल एनवायरनमेंट बना करके उसमें यूवी बल्ब लगा करके, और वहां पे हम अपने पौधों को, बहुत महंगे पौधे जैसे होते हैं, जैसे रिलायंस में जब मैंने पहले काम शुरू किया था तो हम लोग वहां पे अक्षय बनाना नाम से प्लांट टिश्यू कल्चर लैब में G9 वैरायटी जो होती है, ग्रेनाडा 9 वैरायटी जो होती है केले की, उसको वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में पौधों में परिवर्तित करते थे, और मेरे ख्याल से उस जमाने में वो 14-13 रुपए पौधा बिकता था, और ये गारंटी देते थे वो लोग कि इसमें 22 किलो प्रति वर्ष के हिसाब से आएगा। जब बाद में हमने 2-3 साल के बाद अमृत कृषि सीख ली तो हमने खुद ही इसको बंद करवा दिया, क्योंकि अमृत कृषि में हम लोग उससे दुगना 45 किलो प्रति पौधा प्रति वर्ष, और हर 6-6 महीने में फसल ले सके। पहली फसल 13वें महीने में, बाद में हर 6-6 महीने में फसल ले सके, उसके बारे में बात करने लगे और करके दिखाया। तो बड़ी मात्रा में जलगांव में बहुत बड़ी जगह पे हमने केले की अच्छी फसलें लेके दिखाई, और उसे पौधा बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो फिर हमने बोला कि इसको बंद कीजिए, क्योंकि अभी पौधा बेचने का काम नहीं चलने वाला। हम किसानों के साथ वहीं की स्थानीय जमीन पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी गजानन जी, गजानन पवार साहब का सवाल। ये संदीप जी, टिश्यू कल्चर की बात चली थी जी। ये बाम्बू में एक बालकोवा नाम की वैरायटी आती है, उसके टिश्यू कल्चर के पेड़ लोग लगाते हैं। तो उसमें ऐसा है कि बाम्बू में अगर फूल आ गया तो बाम्बू की लाइफ खत्म हो जाती है। हाँ जी। तो कई लोगों का मानना ऐसा है कि अगर बाम्बू की लाइफ 40 साल की है और 25वें साल अगर उसका टिश्यू बना लिया
हाँ जी। तो वो फिर पेड़ 15 ही साल चलेगा, ये बात सही है क्या? और मतलब ऐसा टिश्यू में धोखा है क्या? देखिए अभी तो 3 बातें अमृत आपने कृषि पूछी, से आपने 3 बातें पूछी। बैम्बू में फूल आ जाता है तो उसकी लाइफ खत्म। ये कुछ वैरायटी में है, सभी वैरायटी में सच नहीं है। मेरा अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। हमारे एक साथी है गणेश वर्मा जी, बैम्बू पे बहुत सारा काम किया, रायपुर के साथी हैं, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी पे काम किया। तो कभी मौका मिले तो उनके साथ एक सत्र आपका जरूर होना चाहिए। और बैम्बू पे मेरे कोई एक्सपर्टाइज, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। बैम्बू जितना भी देखा है, बैम्बू में बाजार व्यवस्था का बड़ा चक्कर था। तो गणेश वर्मा जी की टेक्नोलॉजी में उन्होंने बाजार व्यवस्था अच्छी बनवा दी। उन्होंने क्या किया बता देता हूँ, एक क्षण में बता देता हूँ आपको। जो बड़ी बड़ी जो सड़कें बनती है आजकल, एक्सप्रेस हाईवे बोलते हैं या फिर नेशनल हाईवे बोलते हैं, उसमें किनारे पे आपने देखा होगा ऐसे खंबे लगते हैं और खंबे के सामने पूरी स्टील की पतरी लगी रहती है। क्यों लगती है? ताकि कोई एक्सीडेंट हो तो वो जाके बाहर ना गिर जाए, वो गाड़ी बाहर ना गिर जाए। तो स्टील वाला जो है उसको उन्होंने बैम्बू से बना करके पूरा रिप्लेस कर दिया। माननीय नितिन गडकरी जी ने उस टेक्नोलॉजी को खुद से नागपुर के पास हाईवे वगैरह पे 200 किलोमीटर वगैरह बनवा के देखा। बहुत सारे उसको सिमुलेशन बोलते हैं, बहुत हैवी ट्रक से टकरा के देखा कि इसमें सुरक्षा ज्यादा है, लोगों की हानि, जान हानि, माल हानि कम है। उन्होंने उसको लिया। तो उससे क्या हुआ, अचानक से एक पर्टिकुलर टाइप के जो बैम्बू होते हैं उनका बाजार बहुत बढ़ गया। तो उनको फिर आसाम की तरफ बुलाया गया। वहां पे उन्होंने कुछ 300 करोड़ का अपना एक उद्यम लगाया है और वहां बड़ी मात्रा में काम हो रहा है। तो कभी बैम्बू के कोई स्पेशलिस्ट होंगे, उनसे बात कर सकते हैं। बैम्बू के जानकारी नहीं है इस बारे में। आदरणीय अक्षय कुमार गौर जी हैं जो 44 प्रकार के बैम्बू लगाए हुए हैं, अपने खेत में स्वयं लगाए हैं, हम लोगों ने सबने देखा है। तो उसमें अक्षय जी गजानंद जी के सवाल का जवाब दे सकते हैं। शायद वो लेफ्ट हो गए हैं। चलिए आगे उनसे मार्गदर्शन ले लेंगे। और किसी का कोई सवाल हो? 8:15 बज गए हैं, 8:30 बजे तक की क्लास चलेगी, तो हैंड रेज करें और सवाल करें। आज 2 छोटी फिल्म आप लोगों के साथ अतिरिक्त और रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आज तकनीकी तौर पे हम लोग जो विज्ञान की बात है उसको यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। उसके बाद प्रयोग की बात आने वाली है, कभी भी अगर आएगी तो। जी मने भाई जी। जी सभी भाई बहनों को प्रणाम। संदीप भाई, मेरा ये निवेदन कि जैसे प्राकृतिक खेती और जैविक खेती करते हैं तो बहुत सारे किसानों के पास पानी की कमी रहती है, तो वो क्या केवल वर्षा आधारित ही के ऊपर मतलब जैविक खेती कर सकता है क्या? ये अपना मॉडल उसके ऊपर सफल हो सकता है? देखिए आप तो उस इलाके में बैठे हैं जहां हमने पानी पे सारे प्रयोग किए, है ना। जी। छलारा गांव हो चाहे कसाई डहरिया गांव हो, ये किस्से आज पूरे देश भर में लोग मानते हैं कि हाँ यहाँ कुछ कर दिखाया। तो वर्षा आधारित कृषि को मुझे नहीं मालूम हम कैसे ले रहे हैं, मतलब आप तो अच्छे तरीके से ले रहे हैं। हम में से बहुत से लोग आजकल वर्षा आधारित कृषि को बुरा मानने लगे। तो मैं छोटा सा कैलकुलेशन गणित करके बताना चाहूंगा कि मैं इजराइल के कुछ लोगों के साथ काम करता हूँ। इजराइल का बहुत कम बारिश होती है, 255 मिलीमीटर बारिश होती है पूरे साल में। हमारे यहाँ भारत का इजराइल क्या है, कच्छ है, 355 मिलीमीटर, 100 mm ज्यादा है। लेकिन ये पानी को ऐसे जब सुनते हैं ना, आंकड़े में सुनते हैं तो लगता है कितना पानी, कल्पना नहीं आती है। तो इसको कल्पना करने के लिए आपने हाथ उठाया, लेकिन मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूंगा फिर आपके प्रश्न लूंगा। इस प्रश्न को यहाँ पे जवाब देके चलते हैं। 355 मिलीमीटर अगर कच्छ में बारिश आती है 1 एकड़ के ऊपर, उसको गिनेंगे, थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कितना पानी बनता है, वो कितने लीटर बनता है। 1 एकड़ यानी 2 बीघा, 1 एकड़ पकड़ते 4000 वर्ग मीटर। 4000 वर्ग मीटर के ऊपर मान लीजिए 1000 मिलीमीटर बारिश गिरी। जहां पे मैं रहता हूँ यहाँ पे 1000 मिलीमीटर बारिश, 1 मीटर बारिश गिरी। हम कह रहे हैं कच्छ जैसी जगह यहाँ पे 0.3 मतलब 1/3 मीटर का 1/3 बारिश गिरी। तो 4000 स्क्वायर वर्ग मीटर का कितना घन मीटर हो गया बारिश। अगर हमने उसके मान लीजिए दीवार बना दी चारों तरफ और पूरी बारिश जो ऊपर से गिर रही सबको पकड़ लिया, पानी को वहीं पकड़ लिया, 1 एकड़ के ऊपर 4000 वर्ग मीटर के ऊपर 1 मीटर पानी खड़ा कर दिया, तो कितना हो गया 4000 घन मीटर। हमको उसका 1/3 लेना है कच्छ के हिसाब से, सबसे ज्यादा धूप वाली जगह है भारत की। तो कितना पानी हो गया, करीबन 1300 घन मीटर। 1300 घन मीटर यानी कितना, 1 घन मीटर यानी 1000 लीटर पानी। 1300 घन मीटर पानी मतलब कितना हो गया, 1300 उसके आगे 3 शून्य लगा दीजिए, कितना बन जाता है, 13 लाख लीटर पानी बन जाता है। यानी कि 25 दिनों में भगवान ने हमें 13 लाख लीटर पानी दिया था। अब 1 एकड़ में मैं साल भर फ्लड इरिगेशन यानी कि बाढ़ की तरह से खेती करूं, 3 फसलें उगा लूं, तो कितना पानी लगेगा, 5 लाख लीटर। मुझे कितना मिला था, 13 लाख लीटर। मैंने पानी का क्या किया, कुछ नहीं किया, पानी पर ध्यान ही नहीं दिया।
ना केवल पानी बह गया, साथ में मिट्टी भी बहा के ले गया। भारत बड़ी मात्रा में हर वर्ष औसत में 26 मीट्रिक टन मिट्टी प्रति हेक्टेयर की दर से हमारी मिट्टी कट के पहले नालों में, फिर नालों से नदी में, फिर नदी से समुद्र में जा रही है। कितने सालों से जा रही है? करीबन 30 साल तो मुझे हो गए काम करते हुए। 30 साल में ये डाटा बढ़ा है, घटा नहीं है। पहले 22 टन थी 30 साल पहले प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर, आज वो करीबन 26 से 27 मीट्रिक टन हो चुकी है। तो पानी अपने साथ बहुत बड़ी प्रकृति की देन है हमें, जिसको हमको रोकना आना पड़ेगा। तो पानी पर बाद में कभी चर्चा करेंगे। मेरी बहुत इच्छा है, जैसे अभी हम लोग मिट्टी पे एक अलग कंपनी बना के काम कर रहे हैं, बीजों पे काम कर रहे हैं, वैसे पानी पे भी काम करना चाहिए। पानी पे आपने बात की, इसलिए आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूं। छोटी सी चीज, बहुत मजेदार चीज है और आपको अच्छा लगेगा। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने देखी होगी। बोरवेल के बारे में सब जानते हैं, बोरवेल खुदा और पानी निकाल लिया, लेकिन बोरवेल से पानी वापस अंदर भी जा सकता है ना। और उसके लिए मेरे बाजू के जिले में यहाँ पे एक साथी हैं, 80 वर्ष के व्यक्ति हैं, उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है। और उन्होंने करीबन 70,000 बोरवेलों को दोबारा बोरवेल जो है, ये एक छोटी सी फिल्म मैं हमेशा दिखाता हूं अपने साथियों को। आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी जी दिख रहा है सर। ये एक छोटा सा फिल्म है, श्रमजीवी फिल्म वालों ने बनाया है। ये 7 मिनट के लिए, मैं उसको तेजी से आपको दिखाते जाऊंगा। पहले तो पानी कहाँ से आता है, तो ये उन्होंने पहले धरती में पानी कहाँ से आएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे ऊपर मिट्टी का स्तर है, फिर उसके नीचे वेदर्ड जोन बोलते हैं, मतलब जहाँ धीरे धीरे कंकड़ पत्थर, बड़े पत्थर, बसाल्ट, अंदर मिट्टी क्या है पता नहीं, वहां नीचे अंदर से हम पानी खींचते हैं, तो वहां पानी जा नहीं रहा है। पिछले 33 वर्षों का भारत का रिकॉर्ड ये है कि 5000 सालों में हमने जो पानी जमीन के अंदर में जमा हुआ था आमतौर पे, उसको हमने पिछले 33 वर्षों में निकाल लिया है। मतलब अंदर पानी धीरे से जा रहा है, हम तेजी से निकाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, अंदर जो मिनरल, जो नमक है वो घुल रहा है, जमीन में नमक ऊपर आ रहा है, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। अब इन्होंने क्या तरीका निकाला, कुछ जमीनों के लिए तरीका काम करेगा, हर जमीन के लिए नहीं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये आपको दिख रहा है, ये जो है ये क्या है, ये है पानी को पुनः खेत से जमीन के नीचे उतारने का तरीका। बहुत तेजी से दिखा देता हूं आपको कैसे करते हैं उसको। पहले हमने एक बोरवेल लिया जो सूख चुका है, उसको ऊपर से बांध दिया ताकि उसके पास आसपास जब खोदेंगे, ये खोद दिया, ये बोरवेल की जो पाइप दिख रही है आपको सबको, इसको खोद दिया। खोद करके ये 25 फीट बाय 25 फीट खोदा, इतना ज्यादा खोदने की जरूरत नहीं होती है। आप दोनों तरफ 5-5 फीट यानी 10 फीट बाय 10 फीट खोद लेंगे अगर, और सर्कल में या फिर स्क्वायर में खोदेंगे तो चल जाएगा अपना काम। फिर इन्होंने क्या किया, उसके अंदर उन्होंने छेद किए। कितनी बाय कितने में छेद किए, इसमें उन्होंने छेद किए 3 इंच के गैप पे, 3 इंच बाय 3 इंच के गैप में छेद करते गए पूरे आयरन में। प्लास्टिक में छेद करना और आसान हो जाता है। इससे क्या होगा, हर 6 फुट जिसमें 3-3 इंच पे पानी के लिए छेद करके रखे हैं, इसको बाद में हम कवर करेंगे, इसके ऊपर हम लोग कवर करेंगे तो क्या होगा, इसमें इससे रिचार्ज जाएगा। कितना पानी जाता है इसमें, 10,000 लीटर प्रति घंटे के औसत से जाता है। अब ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जगह पे करीबन 18 फीट से ऊपर इन्होंने खोद रखा है। तो यहाँ कितना जाएगा, करीबन इन्होंने बोला ना 10,000 लीटर्स पर आवर 6 फीट से, इन्होंने इनका कितना जाएगा, इनका जाएगा करीबन 30,000 लीटर प्रति घंटे की औसत से। उस पर भी तो इसके ऊपर इन्होंने अच्छी बड़ी तगड़ी वाली जो मोटी वाली प्लास्टिक मैश आती है जो हम लोग मिट्टी में प्रयोग करते हैं, उसको अच्छे से बांध दिया, अच्छे से बांधा। उसके ऊपर रेत, उसके ऊपर एक ढीला ढीला सफेद वाला और तगड़ा बांधा, दोनों के बीच में रेत भर देंगे। फिर ये दोनों के बीच में रेत भर देंगे तो पहला फिल्टर बन गया कि गंदगी अंदर ना जाए, इसके लिए हमने इसको बांध दिया। ठीक है, ये देख रहे हैं, रेत भर दी दोनों के अंदर, पहले नीला फिर सफेद फिर नीला ढीला वाला, उसके अंदर रेत भर दी, फिल्टर बन गया अपना, पानी गंदा नहीं होगा, साफ पानी जाएगा। फिर आगे बढ़े और आगे बढ़ के उसको अंदर हमने बड़े पत्थरों से उसको ढक दिया। बड़े पत्थर कितने भरे, करीबन अगर हमने 20 फीट खोदा था तो 10 से 12 फीट तक बड़े बड़े पत्थर ऐसे वाले बोल्डर से भर दिया उसको। फिर उसको आगे बढ़ा, ये छोटे वाले पत्थर जो गिट्टी होती है अपनी सड़क बनाने की गिट्टी, उससे भरा। फिर उसको दबा करके उसके ऊपर रेत बिछानी। तो रेत बिछाने के पहले क्या करेंगे, फिर से प्लास्टिक का आच्छादन किया, प्लास्टिक का आच्छादन करके अच्छे से उसको भर दिया। ये 10 फीट बाय 10 फीट वाला पिट है, ये हम लोग खुद का जो हमारा काम किया हुआ है। ये इसके ऊपर फिर रेत डाली, 2 फीट रेत डाली। फिर उसके चारों तरफ हमने दीवार बना दी।
दीवार के फिर मिट्टी डाली थोड़ा सा और उसके ऊपर दीवार बना दी हमने, दीवार बना दी। अब ये पानी इसमें, ये रिचार्ज पिट बन गया आपका। अब पूरे खेत का पानी यहाँ लेकर के आना है। तो पूरे खेत का पानी कैसे लाएंगे? खेत के पानी के साथ मिट्टी आ सकती है, तो जगह जगह पानी में, पानी को लाने के टाइम पाइप में उसको लेके आएंगे तो मिट्टी के लिए पिट बना देंगे। पानी बह जाएगा, मिट्टी वहीं रह जाएगी पिट में। और इस तरह से जब पानी आएगा, पानी बह बह के जाएगा तो यहाँ पे भर जाएगा और इससे पानी रिचार्ज हो जाएगा। ये 7 मिनट की फिल्म थी, मैंने आपको 2 मिनट में कवर करने की कोशिश की क्योंकि समय की हमें थोड़ा सा एक चीज देखना है। ठीक है, ये भी एक तकनीक है जी। क्वेश्चन आपका। तो पानी पर काम करने की आवश्यकता है पूरे देश में। जहां जहां वर्षा आधारित कृषि है वहां पानी बहुत आता है, पानी को हम रोक नहीं पाते हैं। पानी रोकने की बहुत सारी व्यवस्थाओं पे काम हो चुका है। अब उन चीजों को हमको आगे लेके सीखने की और करने की आवश्यकता है जी। प्रश्न है आपके? आदरणीय पवन कुमार सर। जी धन्यवाद संदीप जी। ये पानी वाली बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बताई है, क्योंकि ग्राउंड वाटर की जब हमने पानी की टेस्टिंग की तो हमने देखा कि एल्कलिनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और एल्कलिनिटी के साथ साथ मतलब और भी जो चीजें हैं जिसको शायद हम माप नहीं पाते हैं, उसकी भी बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, विशेषकर उन जगह पर जहां पर की इंडस्ट्रीज हैं, उन जगह पर जहां पर की कंपनी जो है वो सीधे बिना ट्रीटमेंट किए हुए करती हैं, तो पानी बहुत ज्यादा जहरीला हो गया है। और मुझे लगता है ये तकनीक हमें वैसे भी अपने ग्राउंड वाटर को करने के लिए सभी खेतों का जो 5% मॉडल एक होता था, शायद उस तरह की तकनीकों पर भी बातचीत करने की जरूरत है। आने वाले समय पर पानी के ऊपर बहुत ज्यादा चिंता का विषय उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता पर बहुत ज्यादा इसमें समस्या है, क्योंकि पानी आपकी खेत अगर आपका पीएच एल्कलिनिटी की तरफ बढ़ रहा है और पानी भी आप उसमें वाला डालते हैं जो कि एल्कलाइन हो गया है, तो आपकी खेती का जो साइकिल है, उसमें उत्पादकता का जो साइकिल है वो 15-20, 20-30 हार्वेस्ट से ज्यादा नहीं होने वाला अगर यही स्थिति बनी रही तो अपने ग्राउंड वाटर की जो शुद्धता है उसको करते हुए ये रिचार्ज वाला मॉडल बहुत अच्छा है। इसको हमें और बातचीत करने की जरूरत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई जी। इस बारे में एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। मान लीजिए अपने गांव के कुछ ग्रामीण युवा हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं, उनको ये चीज एक बार करके दिखा दी, सिखा दी। यहाँ पे गदग में होती है, आप कभी उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पे अभी तक मिल नहीं पाया क्योंकि काफी ट्रैवल करते रहते हैं। वो 81 वर्ष के, वो भी 80-81 वर्ष के हैं। मान लीजिए 5 भाइयों ने सोचा कि हाँ, हर मार्च से लेकर जून तक ये मौसमी कार्यालय रहेगा, क्योंकि ये 15 मार्च से लेकर के 15 जून के बीच में ही कर पाएंगे, बाकी टाइम में आप इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि जमीन के नीचे पानी ज्यादा निकलेगा नहीं। तो अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लिया, नया बोरवेल लगाने की कीमत आजकल हमारे यहाँ जाती है 3.5 लाख, 3 से 3.5 लाख रुपए। आपने बोला मैं पुराने बोरवेल को रिचार्ज जोन बना के देता हूँ, 1 लाख लेता हूँ। हमारा खुद का प्रयोग है पिछले साल तक। इस काम को करने के लिए हमें, अगर ये काम करते हैं किसी बोरवेल के साथ, तो 35,000 रुपए मात्र खर्चा होता है। मजदूरी, पत्थर, सब कुछ मिला के 35,000 खर्च होता है। तो एक बोरवेल पे रिचार्ज करने का उस व्यक्ति ने कितना बचाया? आपने 5 अच्छे काम किए। आपने अगर ये काम लिया, ठेके पे लिया और ये काम किया, तो अपने माँ प्रकृति को वापस पानी के साथ जोड़ा, पहला अच्छा काम। एक किसान भाई के खेत पर सिंचाई पहुंचाई, दूसरा अच्छा काम। तीसरा अच्छा काम, हमारे जो संसाधन मिट्टी को बहा के लेके जा रहा था उसको आपने मिट्टी बहाने से रोक दिया। चौथा, पानी की उपलब्धता से वहां पे 3 फसली इलाका बना और इसकी वजह से वहां पे ग्रामीण रोजगार बढ़ गया। 5 अच्छे काम हुए आपके एक बोरवेल को रिचार्ज जोन बनाने में। लेकिन हैरानी की बात है, बाजू में दूसरा जिला चित्रदुर्ग है, जहां पे एक किसान भाई है जिनके 55 एकड़ के खेत पर 69 फेल्ड बोरवेल्स हैं। 55 एकड़ के खेत पे 69 फेल्ड बोरवेल हैं, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई देता। उनको जब बताया, दिखाया, फिल्म दिखाई कि आप ऐसा क्यों नहीं एक जगह कर लेते, 10 जगह क्यों जगह जगह गड्ढे करवाते जा रहे हैं। मतलब उस भाई को कितना नुकसान हुआ होगा। 3 लाख के औसत से 70 जगह पे बोरवेल करवाया तो 2 करोड़ 10 लाख रुपए तो बोरवेल कराने पे खर्चा हो गया। यहां मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि ग्रामीण रोजगार पैदा हो रहा है, ये ग्रुप को पैसा मिलेगा, अच्छा काम कर सकते हैं। अगर वो अच्छे से मेहनत करें, 5, 6, 10 भाइयों का ग्रुप मिलके, तो उनको साल में 50 बोरवेल का भी अगर काम मिल गया तो 50 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। गांव के एक ग्रुप को, बच्चों के ग्रुप को, युवा वर्ग को अच्छा काम मिल जाता है। चलिए, आदरणीय प्रदीप राज जी। ओम सर, सदन को प्रणाम। सर मेरा क्वेश्चन अमृत जल के बारे में था। एक्चुअली अमृत जल बना रहा हूँ मैं अभी, तो आज से आता कर रहा हूँ।
और मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी मेरे को सारे किसान मिले थे, वो बेस्ट डिकम्पोजिटर की बहुत बात कर रहे थे, बोल रहे थे मैंने 15 साल से बेस्ट डिकम्पोजिटर का उपयोग शुरू किया है और मैं किसी तरह की यूरिया डीएपी खाद नहीं डाल रहा हूँ, कीटनाशक भी नहीं डाल रहा हूँ, तो क्या और बेस्ट डिकम्पोजिटर निस्संदेह बनाने में अमृतजल की अपेक्षा किसी भी उसकी अपेक्षा बहुत सरल है, तो क्या ये सही बात हो सकती है? मतलब बेस्ट डिकम्पोजिटर से आपने कुछ काम किया है क्या? जी जी बिल्कुल, बायोकम्पोस्ट के ऊपर भी बहुत सारा काम हुआ है, मतलब उस पर अभी तक कोई तकनीकी सत्र नहीं हुआ, इसलिए आपके सवाल का जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसे कल्चर बन गए हैं आपके पास भोपाल में, अगर आप जाएंगे या फिर जो भी कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पे जो भी आपके मृदा वैज्ञानिक होंगे वहाँ उनसे पूछेंगे तो आपको ऐसे कल्चर दे सकते हैं जिससे कि आप अपने जैविक जो भी बायोमास है खेत पे उपलब्ध उसको हाथ से चाहे तो बाद में मशीन से भी बड़ी मात्रा में उसके अंदर जो भी सबसे मजेदार बात है कल्चर क्या काम करता है कि जो भी खरपतवार के बीज होते हैं उसको नष्ट कर देता है 35 दिनों के अंदर, 35 दिनों में उसकी बहुत बढ़िया खाद बन जाती है। हमको पहले क्या लगता था साल भर गोबर की खाद बनाने में लग जाता था, अब उस साल भर को उन्होंने रिड्यूस करके 35 दिनों में भी परिवर्तित कर दिया। ऐसे कल्चर हर कृषि विश्वविद्यालय अपने अपने बना रहा है क्योंकि स्थानीय तौर की जो माइक्रोब्स होते हैं उनको यूज करके बनाते हैं और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी संक्षिप्त में इतना ही जवाब दूंगा क्योंकि समय हो रहा है। मैं एक छोटी सी बात नर्सरी के बारे में बताना स्लिप कर गया था, माफी चाहूंगा, अभी वो थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा आप लोग की इजाजत से। पौधों के अच्छी ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छा तकनीक है, एप्रोप्रिएट रूरल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट पुणे का है, डॉक्टर एडी करवे साहब, अभी करीबन वो भी 90 वर्ष के होंगे, ये भी हमारे एक कृषि गुरु हैं। ये आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? जी दिख रहा है। हाँ, ये जो छोटे छोटे चीजें प्लास्टिक की बना के लगी हैं इसके बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा सा, कि कभी भी अच्छी क्वालिटी के बहुत तगड़े पौधे बनाना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांग पौधे बनाना चाहते हैं और जल्दी बनाना चाहते हैं मान लीजिए, तो ये वाली तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। नीचे जमीन पे आपको एक प्लास्टिक बिछाना है 3-4 फीट बटा 10 फीट का, उसको दोनों तरफ से हल्का हल्का मोड़ देना है, छोटी सी टांकी जैसे बना लेनी है, उसको ईंटों से सहारा देना, उसके अंदर अच्छे से आप अच्छी रेती और अच्छी गोबर की खाद मिला करके 50-50% भर दीजिए अच्छे से। जो भी नर्सरी कर रहे हैं पहले उन पौधों को अगर यहाँ लगा देते हैं और इसको पूरी तरह से इसके अंदर पानी भर करके पूरी तरह से जितना पानी उसके अंदर आता है उस बेड के अंदर लगा करके पौधे लगा दीजिए। छोटे बीज लगाने हैं, कलम लगानी है, बीज या कलम को तेजी से बड़ा करना है। 4 महीने में बाहर की ओपन एनवायरनमेंट में जो बड़ा होता है, जो ओपन वातावरण में जो 4 महीने लगने वाले हैं, यहाँ 2 महीने में उतनी ग्रोथ उसको आने वाली है। क्यों बताता हूँ, तो इसके ऊपर बांस से ऐसे ऐसे अर्धवृत्ताकार वो लगा करके उसके ऊपर प्लास्टिक से पूरा ढक दीजिए, टाइट करके उसको प्लास्टिक को पूरी तरह से टाइट कर दीजिए, इसमें से हवा भी नहीं गुजरनी चाहिए, इतना टाइट कर दीजिए। और ये सफेद रंग का ही पारदर्शी प्लास्टिक होना चाहिए ताकि इसके अंदर से धूप जा सके। अब अंदर भारी मात्रा में पानी है, जैविक खाद्यान्न है, पौधा लगने वाला है। पौधे को बड़े होने के लिए चाहिए क्या चाहिए वातावरण से? कार्बन डाइऑक्साइड। तो डेली जो गर्मी पड़ेगी इसके अंदर, उससे जो पानी निकलेगा, भाप बनेगा, वो भाप टूट जाएगी, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, और अंदर जैविक कार्बन बहुत बड़ी मात्रा में हमने डाल रखा है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो पौधे को जो खुराक 4 महीने में ओपन वातावरण में मिलने वाली थी उसको यहाँ पे 1.5-2 महीने में मिल जाएगी। तो ये पौधा बहुत तेजी से फटाक से बड़ा हो जाएगा, हेल्दी बन जाएगा। यहाँ से पौधे निकाल करके जब आप अपने गमले में बेचना चाहते हैं या फिर अपने पॉलीथीन में डाल के बेचना चाहते हैं तो ये बहुत तेजी से आपका काम करेगा। तो आप साल में 2 बार भी नर्सरी का व्यापार चाहे तो उद्यानिकी के लिए बता रहा हूँ, उद्यानिकी के लिए यहाँ से कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं हाई ह्यूमिडिटी चैम्बर। हाई ह्यूमिडिटी चैम्बर में रेज्ड बेड्स के ऊपर, मतलब ऊंचे किए हुए बेड के ऊपर में हम लोग नर्सरी बना लेते हैं फटाफट। और चूंकि व्यापार की बात है तो व्यापारी कैसे सोचता है, कैसे उसी समय में, उसी मेहनत में, उसी समय में मैं ज्यादा पौधे बना के बेच सकूं। तो बार बार हम जैसे लोगों से बात करेंगे तो मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता जाऊंगा कि कृषि को व्यापार उद्यम समझ के काम करें, इसमें आपको समृद्धि मिलेगी। बहुत लोगों को मिल रही है, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को मिल रही है, आपको भी मिलेगी। तो उद्यम में क्या होता है, उद्यम में आप उतनी ही जमीन पे तुरंत मैं कैसे अपने पौधे बड़े कर सकूं, तुरंत बेच सकूं, उसके ऊपर। जैसे अगले फरवरी में, मैंने इस फरवरी में काम शुरू किया, ट्रेनिंग ले ली, तो मैंने फटाफट अगर पहले ही इसी साल बहुत सारे पौधे जल्दी से बड़े कर लिए इस तरह की नर्सरी में, तो इसी साल में उसकी कलम बना करके, क्योंकि कलम बनाने का काम आप जब बारिशें बहुत बढ़ जाती हैं, ठंड बढ़ जाती है, तब कलम नहीं लगा सकते। लेकिन मान लीजिए मैंने फरवरी में ट्रेनिंग लेकर के मार्च से पौधे बनाने का काम शुरू कर दिया और इन्हीं बारिशों के बीच में कलम लगा के और इसी साल अगर बेच सका तो मुझे इसी साल पहला मुनाफा आ जाएगा, इसी साल पहला पैसा आ जाएगा। तो इस तरह से लोग सोचें
तो उसके लिए इन्होंने डॉक्टर एडी कर्वे साहब उन्होंने बहुत मदद की थी। ये एक आपको बताना रह गया था, ये मैं बताना चाहूंगा। इसमें सीडलिंग जो छोटे पौधे होते हैं तो वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे, जो अपने सब्जी भाजी के पौधे तो इसमें बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और उनके साथ तो ये इसमें आप बहुत सारा काम ले सकते हैं। सब्जी भाजी के पौधों की नर्सरी के लिए ये वाली तकनीक बहुत बढ़िया तकनीक है जी। वीडियो सेंड कर सकते हैं सर, ठीक है। वीडियो में रंजना बहन जी को हमेशा भेजता हूँ, वहां से वो आपके साथ ग्रुप में डाल देती हैं, सभी लोगों को मिल जाएगा। एक एक नंबर पे करना मुश्किल जाएगा भाई जी, तो आपको वीडियो मिल जाएगा जी। हाँ जी रंजना जी। डॉक्टर किशोर दुबे साहब पहली बार हाथ उठाया, उनका प्रश्न लेना चाहूंगा। धन्यवाद सर। सर आप जो तकनीक बता रहे हैं बहुत अच्छी तकनीक है। कुएं को रिचार्ज करना या बोरवेल को रिचार्ज करना, नर्सरी टेक्निक सभी है और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। आपके जो एफर्ट्स है वो भी बहुत ऑनेस्ट है। वो सब देखते हुए कुछ प्रश्न जो मन में आते हैं, क्योंकि आप उन एफर्ट्स के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता हो, इसलिए मैं मेरे मन की बात रखता हूँ। किसानों के कुल मिलाकर यदि दो वर्ग हम करें तो एक सभी संसाधन रहने वाले और दूसरा संसाधनों का अभाव रहने वाले। 85-86% जो किसान है वो उनमें से ज्यादातर संसाधनों का अभाव रहने वाले व्यक्ति है। सही। तो उनके लिए ही आप और हम सभी ये योगाहार मंच काम करना चाहता है। तो संसाधनों के अभाव रहने वाले किसानों की किस तरह से तरक्की हो सकती है, क्योंकि उनके पास में ना तो कोई वेल होती है, ना सस्टेनेंस होता है, ना मार्केटिंग की कोई जानकारी होती है। एक कोऑपरेटिव या एफपीओ का तरीका है, लेकिन उसमें भी बहुत सीमित संख्या में किसान जाते हैं। तो जो उस व्यवस्था के बाहर में रहते हैं उनके पास में मार्केटिंग की भी जानकारी नहीं रहती, और जो इनपुट्स देने की जो व्यवस्था है वो भी नहीं रहती, सस्टेनेंस भी नहीं रहता। तो ऐसे जो किसान, इनको यदि हम नजरअंदाज रखे, नजर के सामने रखे, तो उनमें क्या व्यवस्था हो सकती है, इस पर आप प्रकाश डालेंगे। यह एक बिंदु। दूसरा बिंदु कि कई बार आपने जो बोला है कि भाई इस तरह से इतना पानी होगा, इतना ये होगा। सर मैं खुद किसान हूँ और विज्ञान का छात्र भी हूँ। मैथमेटिकली तो 5 और 5 10 होते हैं, लेकिन खेती में 5 और 5 0 भी होते हैं। कई बार आसमानी और सुल्तानी संकट हम जिसको बोलते हैं कि बहुत अच्छा गेहूं आया लेकिन गाड़ी पिटा गया, दूसरे दिन वो 0 हो गया। तो ऐसी जो आसमानी व्यवस्थाएं है, सरकारी व्यवस्थाएं है, उसके छोटे किसानों को कैसे निकाला जाए, इस पर यदि आप प्रकाश डालते हैं, भले आज में संभव हो, लेकिन इस पर बहुत गहराई से चिंतन होना चाहिए और इस पर आप प्रकाश डालोगे, यही मेरी एक गुजारिश है। धन्यवाद जी ओम। बहुत बड़ा विषय उठाया डॉक्टर साहब आपने, और बहुत अच्छा किया आपने उठाया। मतलब पिछले 31 वर्षों से ये वही सत्र चला है जीवन का कि कैसे यहाँ तक पहुंच सके। बहुत जगह सफलताएं भी मिली है, ऐसा नहीं कि हर जगह असफल हुए। मेरे तमाम प्रयोगों में आज तक 31 वर्षों के करियर में 90% प्रयोग तो असफल होते हैं शुरू में। बाद में धीरे धीरे अगर हम छोड़ते नहीं, उनको पकड़ के चलते हैं, उसके लिए थोड़ा संसाधन, सबसे बड़ा संसाधन अपना समय, अपने मन में एक विलिंगनेस, अपने मन में एक दृढ़ इच्छा कि हाँ ठीक है, हो गया, गिर गए, चलो उठते हैं, चलते हैं फिर से, वो चलता रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा आशावादी रहा हूँ। इसके बारे में आज मतलब ये फिलोसॉफिकल नहीं कह रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं कि 86% ऑपरेशनल होल्डिंग भारत की 2020 तक भी डाटा ये कहता है वो संसाधनहीन समाज के साथ ज्यादा रही। क्यों? क्योंकि बाकी लोग जो संसाधनवान लोग हैं वो खेती नहीं, हाथ नहीं डालना चाह रहे, जोखिम वाला काम है, बच्चे पढ़ लिख के कुछ और कर लेते। और बिल्कुल सही भी है, कई दफे किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम ही लोग मैं भी तो समाज का हिस्सा हूं ना। मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं कि हम लोग ने ऐसा होने कैसे दिया। प्रश्न ये उठता, हम लोग क्यों होने दे रहे हैं? अगर तो आपने जो प्रश्न उठा उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब पहले तो अगर हम बाजार व्यवस्था से ही शुरू करें तो आज 8:40 हो रहे हैं, मतलब सत्र समाप्ति का समय हो रहा है, इसलिए बहुत बड़ा समय। तो बाजार व्यवस्था को स्टडी करें अगर, तो बाजार व्यवस्था में भी बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं धीरे धीरे बनती जा रही हैं जहां पे एप्लीकेशन की वजह से सीधा सीधा बाजार मार्केट करने वाली कंपनी सीधा सीधा किसान से जुड़ रही है। हम लोग खुद ऐसी 2 कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं गुजरात में, है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि बीच का जो बिचौलियों का जो मार्जिन था उस कंपनी को थोड़ा और किसानों को ज्यादा ऐसा मिल पा रहा है।
ये सामने प्रयोग है। तो जब ऐसा किसान वर्ग आपके साथ जुड़ता है जिसको आपकी वजह से पैसे की अभिवृद्धि होती है, थोड़ी सी उनको पैसा बढ़ जाता है हाथ में, तो वो आपकी बात मानता है। ये एक जीवन का अच्छी शिक्षा मिली है कि जब तक मैं खाली लेक्चर दूंगा, हो सकता है मेरी बातों को कोई ना माने। अगर मेरी वजह से आपको 4 पैसे ज्यादा मिल गए, मेरी किसी तकनीक की वजह से या फिर मेरे किसी प्रयास की वजह से, तो आप मेरी बात सुनेंगे, प्यार से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि हर मंच योगाहार नहीं, मंच नहीं है ना कि हर जगह आपके जैसे मुझसे प्रेम भाव रखने वाले, आदर भाव रखने वाले, इतने ध्यान से मग्न होके, मतलब मैं नतमस्तक हूँ सच में। पिछले 8वां दिन है आज, आप लोग इतने प्यार से ध्यान से बात सुनते हैं, लिखते हैं, नोट्स लेते हैं। हर तकनीक बड़ी मात्रा में हर जिले में पहुंचाने का काम शायद आप जैसे साथी ही करेंगे, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसको मुझसे फायदा नहीं मिल रहा। तो मुझसे फायदा मिल सके इसके लिए मुझे इस लायक बनना पड़ेगा कि उसको मुझसे फायदा मिले। क्योंकि भूखे पेट तो भजन ना होए गोपाला बोलते हैं। तो उसका भूखे पेट में 4 रोटियां अगर मेरी वजह से चली गई, अब मेरी वजह मतलब हम तो ईश्वर का हाथ बनेंगे, ईश्वर की कृपा हो कि हमारे थ्रू से चले जाए तो हमारी बात सुनेंगे। उसके लिए सबसे पहले बाजार व्यवस्थाओं पे ध्यान रखने की जरूरत है। पिछले 8 सत्रों में आपने ध्यान दिया होगा, अभी तक मैंने बाजार व्यवस्था में बहुत ज्यादा बातें नहीं की हैं, जबकि हमारा पूरा कार्यक्रम जो है, हमारा सजीवन ग्रुप का जो पूरा कार्यक्रम है, बाजार व्यवस्था को स्टडी करके ही काम करता है। क्योंकि 25 वर्ष बिना बाजार व्यवस्था के साथ काम किया तो हम लोग बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में फैल नहीं पाए। आज तेजी से फैल पा रहे हैं, तेजी से अपने काम किसान वर्ग से उसका अप्रूवल मिल रहा है, उसको सम्मान मिल रहा है, क्योंकि हम उनके साथ जुड़ पा रहे हैं। कैसे जुड़ पा रहे हैं? तो ऐसी कंपनियों के साथ जाके बात करते हैं, उनको लेके। तो बाजार व्यवस्था की भी बहुत सारे अलग अलग अंग हैं। अगर मौका मिलेगा कभी तो उसके बारे में हर रोज एक एक करके उसके बारे में बात कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या प्रयोग है, कहाँ पे आप भी अपना काम उस तरह से बढ़ा सकते हैं। अभी बस यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि बाजार व्यवस्था से शुरू करेंगे उसको फिर। जी धन्यवाद सर। आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी धन्यवाद आदरणीय संदीप भाई और आज के योग शिक्षिका आदरणीय मालती जी आसाम से थी। उन्होंने बहुत सुंदर क्लास ली और आज के हम 8 दिन लगातार संदीप भाई से सुन रहे हैं और नया नया कुछ सीख भी रहे हैं, एक एक और निकल रहा है और हम उसमें पारंगत हो रहे। जैसे कि पवन सर कहते हैं हम सब में परिवर्तन लाना है, वैसे ही हाँ हमारे यहाँ मध्य प्रदेश से सब टीम काम में लगी हुई है और भी अलग अलग स्टेट से सब जुड़े हैं। वो भी जो संदीप भाई ने आज तक हमें मार्गदर्शन दिया वो प्रेरणादायक मार्गदर्शन रहा और हम जरूर उससे लाभान्वित होंगे, ऐसी एक कामना रखती हूँ। और अभी हम 8:42 हो गए तो सबका आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई का और पूरे गुजरात की जो संजीवनी ग्रुप है उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नीतू बहन का और भी हमारे साथ जुड़े हुए सोलंकी भाई साहब सबका बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद आभार। और आप और भी जुड़े रहेंगे, कल भी आप आमंत्रित है। जैसे कि अगर ने पवन सर ने कहा है कल सुधीर चक्रवर्ती जी आ रहे हैं तो उनको भी हम सबको सुनना है, तो हम सब कल ही और से और ज़्यादा लोगों को ये लिंक शेयर कर देंगे और लोगों को जोड़ेंगे और यही आगे और सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि सुबह 5:30 बजे से हमारे साथ सभी महानुभाव जुड़े हुए हैं। आदरणीय अक्षय गौर जी, आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय भगदास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, आदरणीय पवन सिंह जी, आदरणीय दीपत्री अंदिलकर, आदरणीय डॉक्टर दुबे सर, आदरणीय रोशन लाल राउत, आदरणीय गजानन राजा, आदरणीय गजानन पवार जी, आदरणीय गणेश गौर जी, आदरणीय हम्पी मैडम, आदरणीय कल्पना जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय नीलकंठ साबड़ी जी, आदरणीय ओम प्रकाश कुमावत जी, आदरणीय ओमकार नाथ जी, आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय राजदीप शर्मा जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय संदीप सब्रवाल जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय वैशाली बहन, आदरणीय योगा रिकॉर्डिंग से हमारे भाई और भी हमारे आसाम से योग टीचर और जूली बहन,
जिन्होंने आज की योग शिक्षिका को आमंत्रित किया था, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत लेफ्री, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत मनपूर्वक आभार धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। कल सुबह मिलते हैं नए योग शिक्षक नए चीफ गेस्ट के साथ। तब तक सबको ओम, सबका दिन मंगलमय, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे जी। ओम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रंजना जी। आप जो है खूब आप पुरुषार्थ कर रही हैं, समर्पित भाव से इस युवा कार्यक्रम में लगी हुई हैं। आपके पुरुषार्थ को पुनः नमन।